तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। सर दी लास्ट लेक्चर हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी कुछ उसमें मैंने आपको प्राइमरीली जो चीज़ें बताई थी वो देवर रिगार्डिंग दी research phase at university, how you would start off with certain things, aim of this course, क्या क्या हम करेंगे, क्या हमारा अल्टीमेट एम होगा। और उसमें फाइनली हमने बात की थी कि बाय द एंड ऑफ कोर्स शुड बी एबल टू complete your proposal and your document should be ready as per the template which should be you could defend it by the maybe within same semester or maybe the next semester by further refining it maybe with the help of your supervisor। ओके सो उसमें हमने जो इसके अलावा कुछ बातें की उसमें एक चीज़ ये भी थी कि किस तरीके से हमारा जो रिसर्च फेज़ है वो चलना है। इसमें हमारा एक पहले एक प्रपोजल फेज़ होना है जिसके अंदर प्रपोजल डॉक्यूमेंट फाइनल होगी और वहाँ पे हमारा एम ये होता है कि आप अच्छा एक लिटरेचर सर्वे कर लें और आपको ये पता हो कि जिस एरिया में आप रिसर्च करने जा रहे हैं उस एरिया में क्या-क्या काम हो चुके हैं और क्या गैप्स पॉसिबली हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते हैं टू टू इम्प्रूव अपॉन सम ऑफ द इम्प्लीमेंटेड सेटअप्स जो कि हैं। अब उसमें हर एक आप में से अपने-अपने डोमेन में काम कर सकता है कि कोई हो सकता है मैनेजमेंट साइंस के एरिया में देख रहा हो, कोई टेलीकॉम नेटवर्क साइड पे होगा, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होगा। सो एवरीबॉडी हैज़ गॉट हिज ओन एरियाज़ टू थिंक। ये अंडरस्टैंडेबल था। मैंने बात भी की थी कि आप में से हर एक आई एम श्योर 5 से 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट्स जो है वो अब तक ले चुका है। उसने कुछ ना कुछ स्टडी की है अपने एरिया में और ही एंड शी नोज कि जी क्या-क्या पॉसिबल एरियाज हैं जिनमें ब्रॉडली रिसर्च की जा सकती है और नाउ द टाइम इज़ कि उसमें से हम कुछ शॉर्टलिस्ट करें कि क्या काम हमने किस एरिया में जाके करना है। और उसके लिए मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट की थी वो ये की थी कि आप एक हफ्ते के अंदर एटलीस्ट अपना ब्रॉड एरिया डिसाइड करें कि किस एरिया में आप जाना चाहेंगे along with the supervisor as well कि who would be your supervisor so that now you should start getting the feedback from your supervisor as well as during this course from me as well ताकि चीज़ें जो है वो कपल होके चलें और आप एक अच्छी डॉक्यूमेंट जो है वो और एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो बाय द एंड ऑफ कोर्स रेडी कर लें। कोर्स के दौरान हमने ये भी कहा कि हम ये कोशिश करेंगे कि प्रपोजल डिफेंस प्रेजेंटेशंस भी रखी जाएं और थीसिस डिफेंस प्रेजेंटेशंस भी रखी जाएं ताकि आपको आइडिया हो कि लोग किस तरह से जो आपके सीनियर्स हैं वो क्या-क्या काम कर चुके हैं। मे बी उनमें कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। तो आपने उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों देखनी है और मे बी उनको भी सजेस्ट करना है और अपने लिए भी लर्निंग करनी है कि क्या चीज़ ऐसी की जाए कि हमारी जो काम हो वो बाकियों से अच्छा हो। इस सिलसिले में आज भी हमने एक प्रेजेंटेशन रखी हुई है। मे बी बाय द एंड ऑफ क्लास हम उसको प्रपोजल डिफेंस की प्रेजेंटेशन है वो हम सुनेंगे। बट बिफोर दैट चूंकि अब हमने लिटरेचर सर्वे करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या चीज़ पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिसाइड क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बेतहाशा लिटरेचर अवेलेबल है, लेकिन हर चीज़ काम की नहीं होती, हर चीज़ पढ़ने वाली नहीं होती। टाइम ज़ाया नहीं करना, बल्कि वो चीज़ पढ़नी है जो कि सिलेक्टेड है और टू द पॉइंट है। तो एक तो पहले ब्रॉड एरिया अगर आप डिफाइन कर लेंगे तो आपके पास कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं कि जी मैंने इन कीवर्ड्स के तहत अपने अपने काम को देखना है या सर्च करना है कि क्या-क्या लोगों ने काम किया हुआ है। उसमें मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म बताया था कि वन प्लेटफॉर्म व्हिच इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू सर्च फॉर क्वालिटी आर्टिकल्स इज़ द रिसर्चगेट। रिसर्चगेट.net के ऊपर लोगों ने अपने आर्टिकल्स रखे हुए हैं। आप उनको अगर गूगल करते हैं आपको कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं, वो आर्टिकल्स आपको वैसे एक्सेसिबल नहीं है तो आप उसको थ्रू रिसर्चगेट ऑथर्स से रिक्वेस्ट करके डायरेक्ट ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ आज हम बात कर रहे थे लाइक एक ये बड़ा एक अच्छा एक फोरम है या एक रिसर्च एंजल है विच इज कॉल्ड एज द साइंस डायरेक्ट। साइंस डायरेक्ट यहाँ पे अगर विजिबल है लेट मी इंक्रीज द साइज। मैंने आपको एक ऑप्शन दिया अगर आपको किसी के थ्रू वो चीज़ मिल सकती है तो फाइन एंड गुड। देयर आर पीपल जिनके पास एकेडमिक ईमेल आईडीज होते हैं और आपके दोस्तों में होंगे वो आपको वहाँ पे असिस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद नहीं है उसमें लाजमी ये भी नहीं लाजमी कि सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूट ही हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ईमेल आईडीज पे भी वो आपको रजिस्टर कर दें। तो यूनिवर्सिटी तो आपको एक्सेस नहीं देगी, इनके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ ईमेल आईडीज होती है कि आपको एक्सेप्ट पीएचडी स्टूडेंट आपको ऑथराइज नहीं करते, कोई भी यूनिवर्सिटी ऑथराइज नहीं करती फॉर दैट मैटर, इवन नर्स भी नहीं करेगी, बाजू भी नहीं करेगी, कोई भी नहीं देता। तो उसमें ये तरीका है कि प्राइमरीली वो जो सोर्स है दैट इज फॉर द पीएचडी स्टूडेंट्स एंड द पोस्ट पीएचडी रिसर्चर्स। बट इफ समहाउ यू कैन गेट लोगों के रिसोर्सेज होती है, लिंक्स होते हैं, अगर आप कोई लोकल यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का कोई ईमेल आईडी
पकड़ सकते हैं और उस पर रजिस्टर हो सकते हैं तो वेल एंड गुड, दैट इज अ गुड वे टू गेट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो दैट इज अ पॉइंट। और मैंने ये भी कहा कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी आप लॉग इन कर सकते हैं, वो देख लें। तो दैट इज दो तीन तरीके हैं वहां से भी इंफॉर्मेशन लेने के। ठीक है। यहाँ पे मैं ये ट्राई करता हूँ कि जो हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको ट्राई किया, उनको एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी मिल जाए ताकि वो एटलीस्ट जो है वो उस फोरम पे चले। लेकिन मास्टर्स वालों के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि डोमेन लिमिटेड होती है, 15 20 40 एड्रेसेस हैं, तो वो सबको नहीं दिए जा सकते। ठीक है। फिर हर एक रिसर्च करने वाला होता भी नहीं है शायद, तो वो ईमेल आईडी जाया करने वाली बात है। तो एक तो मैंने आपसे कहा कि वो सोर्स है। सेकंड इज देयर आर सम अदर गुड सर्च इंजन्स एज वेल, जिसमें से एक साइंस डायरेक्ट है। दिस इज अगेन अ सर्च इंजन व्हिच इज applicable to the engineering students as well as non-engineering students. Like as you see, I gave the keyword of use of ICT. So ICT is for example not purely a engineering area या scientific area, किसी हद तक लिंक up है, लेकिन the topics which you get over here, like if you see, तो आपको जो पेपर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, लाइक स्पेसिफिक पेपर जो मुझे अभी जो मेरे साथ बैठे हुए थे एक स्टूडेंट, उन्होंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू सर्च किया हमने। like is it the way they use it, teachers ICT and student achievement। so ये आर्टिकल जो है वो इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन रिव्यू में पब्लिश हुआ हुआ है। आई होप इट्स विजिबल, राइट। इसका वॉल्यूम नंबर 56 है और ये इन प्रेस है, अभी पब्लिश भी नहीं हुआ लेकिन एक्सेप्ट हो गया है फरवरी 2017 में, यानी करंट ईयर करंट मंथ में ये में भी पब्लिश हो भी चुका है। तो इस तरह के आर्टिकल्स भी कुछ होंगे जो आगे कुछ फ्यूचरिस्टिक वॉल्यूम्स के भी होंगे, लेकिन ये कि एक्सेप्टेबल होते हैं और यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एंड वंस आई क्लिक इट तो ये अवेलेबल भी है यहाँ पे, इसने ओपन किया है मेरे लिए इसको। दिस वन, is it the way they use it, teachers ICT and student achievement। so इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रिव्यू में पब्लिश हुआ हुआ है, डिटेल्स इसमें अवेलेबल हैं। टॉप पे देखिए आप, 56 इज दी वॉल्यूम नंबर, 2017 में इसका इशू नंबर है, ये वो फरवरी का है, और पेज नंबर 24 से 39 के दरमियान ये अवेलेबल है। सो इसके अंदर दिस इज पब्लिश्ड एट renowned publication agency। Elsevier is one of the renowned public publisher। हर एक पब्लिशर अच्छा नहीं होता, तो देयर आर सम क्वालिटी पब्लिशर्स जो कि हमें जिनको फोकस करना चाहिए वंस वी स्टडी आवर ओन स्टफ, जिसमें से इफ आई गिव यू सम नेम्स राइट डाउन ओवर हियर। मेरे यहाँ बैठने का मकसद ये है कि लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है कुछ लोगों के लिए जो डिस्टेंस लर्निंग पे है, तो आई हैव टू सिट एट वन प्लेस ताकि उनको आवाज जाए, अदरवाइज अगर मैं राइट लेफ्ट करूंगा तो आवाज नहीं आती उनको। अगेन दे विल इन एनी केस सफर, क्योंकि कुछ जो हम देखेंगे TH1 प्रेजेंटेशंस, TH2 प्रेजेंटेशंस वो उन तक नहीं जाएंगी, बट चूंकि कुछ लिमिटेशंस के साथ दे स्टिल वांट टू टेक, फाइन, दे कैन टेक इट। ओके, सो आई थिंक इट्स विजिबल एट द मोमेंट। मुझे इसको देखना पड़ेगा जाके। ये तो पिछला लेक्चर खुला हुआ है शायद। लेट मी ओपन अप द नेक्स्ट लेक्चर। So in fact we are somewhere here we have to pick up a problem जो कि अभी आपने within a week मे बी, अगर आप किसी ने आप में से कुछ लोग फनी भी कर चुके हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो that problem is required, your advisor is needed, and then we'll go for preparing a research proposal। और अल्टीमेटली थीसिस के लिए आप जब प्रपोजल लिख लेते हैं उसको आप डिफेंड करते हैं, और फिर उसको आप डिटेल में उस पर काम करके अपने थीसिस को लिखते हैं और उसको डिफेंड करते हैं। दैट इज हाउ यू प्रोसीड।
अभी एट द मोमेंट जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ओके, सो इनफैक्ट ऑल दीज थिंग्स वी आर गोना सी, जिसमें से हम गुजरेंगे कि किस तरीके से सारे काम हमने करने हैं, और इसमें कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हम बीच में से इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और उसको हम यहाँ पे प्रेजेंटेशंस में भी प्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से आपने उन चीज़ों को किया। सो अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च इनफैक्ट देयर इज अ डिक्शनरी डेफिनेशन फॉर रिसर्च स्टेट्स के you need to find out scholarly or scientific information by close and careful study. So there has to be critical nature involved, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल होती है, उस इंफॉर्मेशन में से काम की चीज़ निकालना थोड़ा हर दिमाग का काम नहीं होता, तो वो चीज़ रिसर्चर में चाहिए होती है। हाउ वन कैन डू दैट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। So dictionary definition मैंने आपको बता दी, and there is a basic definition again कि it's basically an organized and systematic way of finding the answers to questions. So research ये भी होती है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और आप ये सोचेंगे जी ये क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, क्या वजह हो सकती है। So there is a question or you need to find out the answer. So that is a research in fact. So basic definition यही है, but in terms of dictionary या आप कहें कि scientific definition में you go and find out the scholarly answer to that question. It could be और उसके लिए you need to go through a close careful study which is in fact nothing but the literature survey what all has been done, और क्या चीज़ जो है वो अभी करने जाने वाली है। और उसमें जैसा मैंने आपसे कहा कि once you go for the scholarly literature, तो उसके लिए सबसे important चीज़ ये है कि you need to find out good resources to good resources to find out good, या आप कहें कि जी useful articles which give you the correct direction. Right? अगर आप शुरू में गलत आर्टिकल्स पढ़ेंगे, गलत बुक्स पढ़ेंगे, या अननेसेसरी या कहें कि जी नॉट डायरेक्टली रिलेटेड स्टफ पढ़ेंगे, तो यू विल बी मिसगाइडेड। इट्स द सेम केस कि आप काम करना चाह रहे हैं मैनेजमेंट साइंसेस के एरिया में और आप सुपरवाइजर ले लें टेलीकम्युनिकेशन का, तो वो आपको उस तरह से गाइड नहीं करेगा जिस तरह से उसको गाइड करना चाहिए। तो जिस तरह सुपरवाइजर की सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए अब आपने डेफिनेटली क्या आपको गाइडलाइन होनी चाहिए, तो उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। जब आप सुपरवाइजर ठीक ले लेते हैं तो नंबर वन पॉइंट इज योर सुपरवाइजर, ही विल गाइड यू कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सेकेंडली जब आपने जब पढ़ना है तो आपने कुछ सर्च करनी है, चीज़ कहीं जाके ढूंढनी है, वो आपसे कहेगा जी कि जाएं गूगल करें, चीज़ें सर्च करें, देखें क्या लिटरेचर अवेलेबल है, क्या आर्टिकल्स अवेलेबल है। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा कि देयर इज सपोज टू बी सम गुड सर्च इंजन्स, राइट। सो सर्च इंजन्स जो है आपके पास, यू शुड नो कि कौन कौन से सर्च इंजन्स हैं जिन पे मैं सर्च करूंगा तो मुझे अच्छे आर्टिकल्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि वन ऑफ द बेस्ट इज साइंस डायरेक्ट। इट विल गिव यू द मोस्ट रिलेटेड एंड टू द पॉइंट आर्टिकल्स। अगर आप सिंपल गूगल करेंगे तो आपको हो सकता है लाखों आर्टिकल्स नजर आए जिसमें से 2 या 3 ही काम के हों, बाकी किसी काम के ना हो। लेकिन जो इस तरह के सर्च इंजन हैं जो कि स्पेसिफिक हैं, डिजाइन हुए हुए इसी काम के लिए, दे आर बेटर ऑफ टू सर्च, राइट। तो साइंस डायरेक्ट इज वन ऑफ द सोर्स। आई विल कीप ऑन टेलिंग एंड एडिंग नंबर ऑफ अदर्स एज वेल। IEEE एक्सप्लोरर, दिस इज अनदर गुड सर्च इंजन, राइट। So once you search on the selected search engines, they would give you the most related literature which you find out, and then again in that literature we have to see कि which one is reliable। तो मैंने आपसे कहा था कुछ publishers होते हैं उन पे आपको focus करना चाहिए। उसमें क्या क्या publishers हैं, like one of them is Elsevier, right, Springer। ये सारे publishers जो हैं ये if you go into the details, Elsevier may be publishing more than 10,000 journals and books in 1 year, जिसमें से कुछ मैनेजमेंट साइंस के होंगे, कुछ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के होंगे, कुछ टेलीकम्युनिकेशन के होंगे, कुछ पावर इंजीनियरिंग के होंगे, कुछ कंप्यूटर साइंस के होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के होंगे, बट पब्लिशर इज Elsevier। So Elsevier has to have, because of its name, it will maintain a brand, it will maintain some quality standards। So
An article published in a journal managed by Elsevier will have some quality in it, right? Springer again publishes thousands of journals and books per year, so they have some quality standard maintained. They won't let it down. They won't be accepting an article जो कि किसी काम का नहीं. Similarly, if you go move forward, there are some others like Hindawi. So सी कि कौन सा पब्लिशर है आपके जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी उस किताब का या उस आर्टिकल के जर्नल का. ठीक है. सिमिलरली आई ट्रिपल ई भी कुछ जर्नल्स पब्लिश करता है. आई ट्रिपल ई ट्रांजेक्शंस और ऑन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पब्लिश होती हैं. वन ऑफ द टॉप क्लास मैनेजमेंट ट्रांजेक्शंस. तो मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन गो specific to IEEE transactions on management, engineering management, and find out the articles by typing the keywords. ठीक है. Like if I just go here, maybe open it over here. अगर internet time पे चल. So IEEE transactions on engineering management. Okay, तो ये खुल गई है. I open it. कितने लोग हैं मैनेजमेंट साइंस के आप में से? 1 2 3. बाकी कंप्यूटर साइंस की भी है कुछ. तो हम यहाँ पे एक और खोल लेते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल ये साइंस डायरेक्ट में आप कुछ टाइप कर सकते हैं. लाइक अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ टॉपिक से. आपका क्या एरिया बनता है? फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड एरिया कंप्यूटर साइंस का क्या आप डिसाइड किया? बायो मेडिकल इंजीनियरिंग. ओके, मैं इसको इधर टाइप कर देता हूँ. IEEE एक्सप्लोरर मैंने यहाँ पे खोल लिया था और इसमें इसने IEEE ट्रांजेक्शंस को खोला. ठीक है. तो ये ट्रांजेक्शंस की इन्फॉर्मेशन है. इसमें कुछ लिखा हुआ है जी. इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, कुछ आइगन फैक्टर है, इन्फ्लुएंस स्कोर है. ओके, सो इन सब चीज़ों की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है. जरा नोट करिए असाइनमेंट 1 के तौर पे कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है. जरा देखिए जाके सर्च करें, ढूंढें यार ये इम्पैक्ट फैक्टर लिखा होता है क्या था. डू इट. विल आस्क इन द नेक्स्ट क्लास क्या इम्पैक्ट फैक्टर से क्या मुराद होती है. इम्पैक्ट फैक्टर ये नजर आ रहा है. लेट मी इंक्रीज द साइज. ये देखें IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का ऊपर टॉप पे एक इम्पैक्ट फैक्टर लिखा हुआ है 1.454. नजर आ रहा है. तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है जरा इसको देखिएगा. इस तरह से इसमें एक लिखा हुआ आइगन फैक्टर 0.00229. मेरा सवाल है आपसे इसको जाके एक्सप्लोर करें. आइगन वेक्टर EIGEN नजर आपको नहीं आ रहा? थोड़ा साइज और बड़ा कर लेता हूं. अभी नजर आ रहा है? फिर आर्टिकल इन्फ्लुएंस स्कोर है एक. इनफैक्ट ये डिफरेंट बेंचमार्क्स हैं जो कि किसी भी आर्टिकल की क्वालिटी को इंडिकेट कर रहे होते हैं. तो आपने जरा ढूंढना है कि क्या क्वालिटी बता रहा है ये इम्पैक्ट फैक्टर. क्या बताता है? क्या ये आर्टिकल की क्वालिटी है या जर्नल की क्वालिटी है? आइगन फैक्टर जो है वो क्या चीज है? आर्टिकल की क्वालिटी है, जर्नल की क्वालिटी है? आर्टिकल इन्फ्लुएंस स्कोर से लग रहा है कि आर्टिकल की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा. तो क्या दे रहा है ये? ज्यादा हो तो क्या होगा, कम हो तो क्या होगा? ठीक है. So this is as far as one journal is concerned, right? There are multiple journals in the world which are being published, and every article is getting some impact factor, some eigen factors, or article influence factor. तो वो क्या चीजें हैं? Basically, इस पर्टिकुलर जर्नल को अगर हम फर्दर एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे हमें बहुत सारे टॉपिक्स नजर आएंगे. इश्यूज पब्लिश हो रहे हैं. वॉल्यूम बेसिकली होता है हर जर्नल का साल में एक वॉल्यूम बन जाता है जिसके अंदर 6 इश्यूज हो सकते हैं, 4 इश्यूज हो सकते हैं, 3 इश्यूज हो सकते हैं, 2 इश्यूज हो सकते हैं या सिंगल इशू हो सकता है. ठीक है. बेसिकली एक वॉल्यूम में एक साल के सारे इश्यूज होते हैं. ठीक हो गया? समझ आई कि नहीं आई? लाइक आप अखबारें जहां पढ़ते हैं, अखबारें जहां पढ़ते हैं ना, उसका इशू कब आता है? वीकली आता है. हाँ, इशू आप प्रॉब्लम नहीं, इशू की बात करें. इशू मीन्स उसका उसका मतलब उसका एक रिलीज, फर्स्ट रिलीज. तो हर जर्नल में इश्यूज होते हैं. अखबार जहां का इशू वीकली आता है. एक महीने में 4 इश्यूज, एक साल में 48 इश्यूज. तो 48 इश्यूज को ऐड करेंगे तो उसका एक वॉल्यूम बन जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से इस जर्नल में भी इस तरह से इश्यूज और वॉल्यूम नंबर्स होते हैं. ठीक है. क्या देख रहे हो?
अब देखिए यहाँ पे सप्लाई चेन सिक्योरिटी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है February 2 को, a classification of practices and empirical study of differential effects and complementarity। तो ये दिस वुड बी एन आउट क्लास आर्टिकल जिसको आप खोलेंगे, क्योंकि इसने एक खास क्वालिटी स्टैंडर्ड पास किया होगा तब ये यहाँ पे पब्लिश हुआ होगा। ठीक है, आप इस सप्लाई चेन को अगर सिंपल जाके गूगल पे लिखेंगे तो आपको ये शायद आर्टिकल वहां नजर ना आए। ठीक है, अब देखें ये लेटेस्ट आर्टिकल है जो कि एक जर्नल में, जो कि टॉप क्लास दुनिया का जर्नल है, वहां पब्लिश हुआ हुआ है, लेकिन मैं गूगल पे सर्च करता हूँ जाके, मैं लिखूंगा सप्लाई चेन सिक्योरिटी, लेट्स सी वेदर आई गेट दिस और नॉट। आप हो सकता है सप्लाई चेन के अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज को हैंडल करना चाह रहे हो, प्रॉब्लम को लेके चलना चाह रहे हो, तो आप आर्टिकल्स देखेंगे ना आगे, और जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि आप जाके देखेंगे गूगल पे, तो आप गूगल पे देखिए क्या खुल रहा है। विकिपीडिया का आर्टिकल खुल गया एक, विकिपीडिया इज द वर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेट मी टेल यू, एंड वी थिंक इट इज द बेस्ट, but it's not। Never ever give a reference of Wikipedia in your articles in your thesis। ठीक है, it's never considered a, क्योंकि विकीपीडिया को कोई भी चेंज कर सकता है, मैं जाऊंगा मैं जाके चेंज कर दूंगा, आप जाएंगे आप जाके चेंज कर देंगे, देयर इज नो ऑथेंटिकेशन ऑफ विकीपीडिया आर्टिकल्स। सो ऑथेंटिकेशन जब ना हो तो वो चीज ठीक नहीं होती। तो देखिए अब यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई आ रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें मुझे ऐसा कोई, अब मेरा मकसद था कि मुझे रिसर्च पेपर्स चाहिए थे, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट इट मीन्स दिस इज नॉट द करेक्ट सोर्स, वी हैव टू गो फॉर समथिंग जो कि हमें अच्छी सोर्स पे लेके जाए और वहां से हम चीजों को जो है वो निकाल सके। सो अगेन मैंने आपसे कहा कि सर्च इंजन्स, फर्दर पब्लिशर्स, सो स्टार्ट फ्रॉम गुड सोर्स। अच्छे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो अच्छी रिसर्च बनेगी, बुरे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो बुरी रिसर्च बनेगी। ठीक है, लाइक आपने देखा कि अभी पिछली क्लास में हमने एक प्रेजेंटेशन ली थी एक स्टूडेंट की आईसीटी के ऊपर, ही वाज वेरी वीक बिकॉज उसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ था, वो अपने एक कुएं में रह के, अपने एक डोमेन में रह के, बगैर लोगों से पूछे हुए, बगैर देखे हुए कि दुनिया में क्या चल रहा है, अपना एक रिसर्च टॉपिक पे लेके चल रहा था, और उसने वही किया हुआ था। और अब जब उसको नई चीजें दिखाई हैं तो ही सेज क्या, तो बिल्कुल चीजें मुझे पहले पता ही नहीं थी। ठीक है, तो हमेशा अपने काम को बेस कीजिए लोगों के किए हुए काम पे। जब आपने रिसर्च करनी है तो उस टॉपिक पे रिसर्च करें जिसपे सबसे ज्यादा रिसर्च हुई हो। एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होता है यार कि ऐसा काम करूं जिसने, जो दुनिया में किसी ने ना किया हो, होता है ना, ताकि मुझे इस पे नोबेल प्राइज मिल जाए। ठीक है, तो वो नहीं होता, वो मिल ही नहीं सकता आपको। हमेशा जिस टॉपिक पे दुनिया में सबसे ज्यादा काम हो रहा होता है वो उतना, उस पे अट्रैक्शन ज्यादा होती है, उस पे ही नोबेल प्राइजेस मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस देखें जो कि आप लोग जिस पे पेपर्स लिखते हैं और पब्लिश करते हैं, तो जो टॉप क्लास कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें जो बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड मिलते हैं वो हमेशा उन लोगों को मिलते हैं जो सबसे ज्यादा रिसर्च एरिया पे टॉपिक्स पे अपने पेपर्स प्रेजेंट करते हैं। लाइक फिल्टर डिजाइन कम्युनिकेशन में एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और सदियों से जो है ना वो फिल्टर डिजाइन के ऊपर पेपर लिखे जा रहे हैं, लेकिन आज भी जो टॉप कॉन्फ्रेंसेज है IEEE ICC की, उसमें जो बेस्ट पेपर मिलता है हर साल वो फिल्टर डिजाइन पे मिलता है। ठीक है, तो जब भी रिसर्च शुरू करें हमेशा उस टॉपिक को चुने जिसपे काम हुआ हुआ हो, आपको कुछ मिले तो सही, कोई स्टार्ट लाइन मिले ना। अगर आप ऐसी चीज पे काम शुरू कर देते हैं जिसपे आपका जवाब ये गया इस पे तो किसी ने काम ही नहीं किया सर आज तक, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। इट्स आइदर नॉट पॉसिबल कि उस पे काम ना हुआ हो, या वो ऐसी चीज है जो इतनी एलिमेंट्री है कि उस पे रिसर्च की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो वाई टू गो और गो ऑन टू दैट एरिया जिसमें लोग काम ही नहीं कर रहे। सो ऑलवेज सर्च फॉर दोज टॉपिक्स जिसमें काम हो रहा हो, आर्टिकल्स अवेलेबल हो, बुक्स अवेलेबल हो, रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हो, so that you could base your future work based on certain things जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, उनमें इंप्रूवमेंट्स पॉसिबल हैं, और मे बी उनको देखते हुए आप शायद कोई नई चीज भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जी इसको और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है रिसर्च स्टार्ट करने का। तो माय पॉइंट इज कि स्टार्ट करने से पहले अपना होमवर्क स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, तब किसी एरिया में आप जाएं और किसी टॉपिक को फाइनल करें। ओके, सो दिस इज एज फार एज दी दिस पॉइंट इज कंसर्न, जिसमें हमने कहा कि जी ओके हमने रिसर्च करनी है तो उसके लिए हमें वी हैव टू इनफैक्ट सी कि वो जो स्कॉलरली हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमारे पास आर्टिकल्स अवेलेबल हो और वो हमने क्वालिटी आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ठीक है, ओके, सो इनफैक्ट तब मैं अगर आपके पास इस बात को कहूँगी ओके जी दिस इज बेसिकली डिक्शनरी डेफिनेशन,
केयरफुल स्टडी इन्वेस्टिगेशन और टू डिस्कवर द न्यू फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन। तो जब हमने एरिया रिसर्च फाइंड करना है तो मैंने आपसे कहा जी एक तरीका तो ये है कि आप सुपरवाइजर के पास जाएं और उससे पूछें कि जी किन इन के एरियाज में रिसर्च हो रही है। वो आपको बताएगा जी कि मैं फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन में काम कर रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, या मैं काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर, या मैं काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, या मैं काम कर रहा हूँ इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। और इसमें फॉर एग्जांपल डिब्लरिंग ऑफ इमेज एक एरिया है। मैं नेटवर्क की सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ, मैं हेल्थ एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस पे काम करना चाह रहा हूँ। बायोमेडिकल सिग्नल्स हैं कुछ, मैं ईईजी सिग्नल या ईसीजी सिग्नल्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो आपको एरियाज कुछ वो बता देगा। तो एक तरीका तो ये होता है रिसर्च के डोमेन को फाइनलाइज करने का कि आप अपने सर्चर से, अपने सुपरवाइजर से कुछ सजेशन दें और फिर अपने पढ़े हुए कोर्सेज अपने बैकग्राउंड के तहत डिसाइड करें कि ओके जी ये टिक है एरिया नंबर 1 जिसमें मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट अ रिसर्च टॉपिक। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट रिसर्च टॉपिक कुड बी कि आपसे आपके किसी दोस्त ने कहा यार आजकल जो है ना वो बिग डाटा पे बड़ा काम हो रहा है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग एक चीज होती है बड़ी, उसमें बड़ा काम हो रहा है। अब आपको उसका कुछ नहीं पता कि क्या चीज है, लेकिन आप बड़े इंस्पायर हो गए यार कि बड़ी लोग बातें कर रहे हैं आजकल इस बारे में, तो चलो यार इस पे रिसर्च शुरू कर देते हैं। हो सकता है ना इसमें भी कि यार ये बड़ी चीज है, जिसको हम कहते हैं बज़वर्ड रिसर्च। क्या आपको एक बज़वर्ड पता चला, आप उसके पीछे चल पड़े। ठीक है, पाकिस्तान में वैसे भी बज़वर्ड की बड़ी कदर है कि आप कहते हैं जी एमबीए करो, सब सब एमबीए शुरू कर देते हैं। कोई आपसे कहता है एमएस करो, सब एमएस शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं पीएचडी करो, सारे पीएचडी करना शुरू कर देते हैं। सोचते नहीं है कि जी क्या करना है, इसका कोई फायदा है कि नहीं है, मुझे मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। बट वो एक एक भेड़ चाल पे हमारी कॉम बड़ी स्ट्रांग है चलने में, वो इवेल्युएट नहीं करती, एनालिसिस नहीं करती, बट दे स्टार्ट विद समथिंग बिकॉज दे हैव टाइम। So second way of doing the research is by buzzword, by listening to people. And third thing could be कि आप एक काम कर रहे हैं किसी जगह एम्प्लॉयड है और आप समझते हैं यार कि ये फलां फलां सेटअप है, ये इस तरह से हो रहा है, इसको इस तरह करें तो अच्छा हो जाएगा, ये आसानी से हो जाएगा। मैं एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मुझे नजर आ रहा है यार कि इसमें फलां फलां ट्रबल शूटिंग के इश्यूज हैं, तो मैं बजाय इसको विंडोज बेस करने के लिनक्स के ऊपर ले जाऊँ, वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक खास टूल है वो यूज करूँ तो ये चीज अच्छी हो जाएगी। So now your research is inspired by your job or your working environment. This could also lead to a research topic. So these are three major areas जिसकी बेस पे किसी भी एक स्टूडेंट को अपने रिसर्च टॉपिक को डिसाइड करना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे डिफिकल्ट रिसर्च है वो है बज़वर्ड की रिसर्च, कि अगर आप किसी के कहने पे उसके दबाव में आके किसी एक एरिया में काम करना शुरू कर देते हैं जो कि आप एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसको ना आप डिटेल में नहीं जानते, then you will be finding lot of troubles once you move ahead, and maybe you have to take a U-turn somewhere कि यार ये मैं गलत ही जगह पे आ गया हूँ, ये बिग डाटा जो था ना ये मिलता तो है नहीं, कहीं से नजर तो आता नहीं है, क्या करूँ उसका मैं। ठीक है, सो बेस्ट इज टू गो वाया योर सुपरवाइजर। ठीक है, बिकॉज नाउ ही वुड बी गाइडिंग यू एट नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आप फंसेंगे और वो आपको गाइड करेगा कि इस पे से करें। दैट इज हाउ यू शुड स्टार्ट। ओके, असाइनमेंट 1 तो नोट कर लीजिए। मैंने आपको थोड़े पहले भी एक चीज बताई है, यू हैव टू फाइनलाइज, पहले लाइन को छोड़ दीजिए, ब्रॉड टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आप सबने लेकर आना है। ठीक है, एक हफ्ता आपके पास है। ट्राई फाइनलाइजिंग द ब्रॉड टॉपिक विच यू वुड लाइक टू वर्क ऑन, एंड पॉसिबली दैट वुड बी योर रिसर्च एरिया, दैट वुड बी योर रिसर्च टॉपिक। उसको पर चेंज नहीं करेंगे हम, तो एक हफ्ते में सोचें, मिले, लोगों से बात करें, और देन ट्राई फाइंडिंग सम रिलेटेड रिसर्च ग्रुप्स जो उस एरिया में काम कर रहे हैं। आप जाके देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो उस एरिया में ब्रॉडली काम कर रहे होंगे, तो ट्राई फाइंडिंग आउट दोज रिसर्च ग्रुप्स एज वेल। दैट वुड बी सेकंड पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। देन ब्रिंग एटलीस्ट 5 पेपर्स इन दैट एरिया। मैंने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड आउट अ quality article, right? So try finding out at least 5 research papers, or possibly from the last 5 years, बहुत पुराने नहीं, जो कि इस एरिया में लोगों ने किए हैं। ओके, सो क्वालिटी, मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेट के ऊपर क्वालिटी पेपर्स हैं, तो फेक पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं। आप जब जाके खोलेंगे आपको एक पीडीएफ खुल जाएगी, आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, वो किसी काम की नहीं होगी, और हो सकता है आप उस पर ईमान ले आएंगे बहुत अच्छी लिखी हुई है, लेकिन वो किसी क्वालिटी अप्रूवल से नहीं गुजरी हुई। लोगों ने प्लेस कर दिया, वेबसाइट आप बनाते हैं, आप धड़ाधड़ चीजें अपलोड कर देते हैं। ठीक है, लोग डाउनलोड भी कर लेते हैं,
पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हो सकता है वो किसी काम की ना हो। ऐसे ही है ना। तो वो जो फेक आइडेंटिटीज है उनको अपने अवॉइड करना है। लाइक आई कैन शो यू वन ऑफ द फेक, मे बी मैं उसको दोबारा भी एक दफा डिस्कस करूंगा। ओके जी, सो फेक रिसर्च पेपर जनरेटर। एमआईटी के एक रिसर्चर्स के ग्रुप ने ये एक वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। विजिबल है। चले जी, फॉर एग्जांपल मैं एक रिसर्च पेपर बनाना चाह रहा हूँ, कौन कौन बनाना चाहता है जी, नाम बताएं। नंबर वन, ताहिर हुसैन। ओके जी, हुज ऑथर नंबर टू। मैं तो बचपन से शौक है। एयाज। आगे। बी ए आर। ओके, ऑथर थ्री। ओके जी, हु एल्स? बादशाह जहांगीर। जहांगीर। जहांगीर मुगल। अंजुम। ऑथर फाइव। जाहिद हुसैन। ओके जी, बस ऑथर्स के नाम देने हैं मैंने, पेपर ही खुद जनरेट करेगा। लेट्स सी द पेपर। ओके जी, सिंथेसाइजिंग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यूजिंग मॉड्यूलर इन्फॉर्मेशन। मैं इसकी पीडीएफ बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा इंटरनेट स्लो है। बन गया। ठीक है जी, विजिबल है। थोड़ा बड़ा करना। पेपर का टाइटल है ऑथर्स। ठीक है जी, 5 ऑथर्स हैं, 5 बेईमान हैं इसमें शामिल जिन्होंने ये पेपर बनाया। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है जी इसका। इंट्रोडक्शन, रेफरेंसेस भी बीच में है। डायग्राम भी बनी हुई है, आर्किटेक्चर, कंपैरेटिव ग्राफ्स बने हुए हैं, रिजल्ट्स की डिस्कशन हुई हुई है। ठीक है। और अल्टीमेटली ये देखें, ग्राफ्स बड़े खूबसूरत से बने हुए हैं, कंक्लूजन भी है, और रेफरेंसेस भी पूरे प्रॉपर के बने। ठीक है। अब मैं ये पेपर बना लिया है, मैं इसे किसी कॉन्फ्रेंस में भेज देता हूँ। कॉन्फ्रेंस ऐसी थिगड़ सी कोई है, वो इसे कोई रिव्यू से नहीं गुजारती, वो एक्सेप्ट कर लेगी। और अगर एक्सेप्ट ना भी करे, मैं अपना वेब पेज के ऊपर रख दूंगा जी, मैंने पेपर लिखा हुआ है ये। तो आप बड़े शौक से डाउनलोड करेंगे, पढ़ भी लेंगे, और शायद इसको समझ भी लेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। पॉइंट वाज कि इस तरह की फेक सोर्सेज बहुत सारी है, बहुत सारी है, जो हमारी सोच से भी आगे हैं लोग। तो हमने उन उन लोगों को अपने सर्कल से निकालना है, और उसका तरीका यही है कि ऑथेंटिक सोर्सेज पे हमेशा जाए। ठीक है। नेवर एवर गो टुवर्ड्स दी गूगल। गूगल गिव्स यू नंबर ऑफ थिंग्स विच आर नॉट ऑथेंटिक, विच आर नॉट। अब लाइक इसका जब पढ़ना शुरू करेंगे, जो बड़ा समझदार बंदा होगा, जब उसको पढ़ेगा टाइटल, तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। टाइटल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर जब जाएगा, डिटेल्स पढ़ेगा, तो उसको काफी सारी इश्यूज या प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। लाइक कौन है कंप्यूटर साइंस का आप में से? चलिए पढ़े, आप पढ़े, इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए। और बड़ा कर दूं? अभी विजिबल है। कंपाइलिंग। तो अब ये मैनेजमेंट साइंस वाले को तो कुछ पता नहीं पड़ेगा ना क्या बात है, वो तो कहेगा बड़ा कोई आउट क्लास आर्टिकल शायद लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन सीएस वाला जो है, उसको कुछ इसमें अब चीजें फिशी फिशी नजर आनी शुरू हो जाएंगी, ये क्या बात थी, और टाइटल कुछ था अंदर, अब पता नहीं क्या बात शुरू कर दी है इसने। ठीक है। और जब और आगे जाएगा, और अब से इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े और इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे, पहले क्या लिखा था और अब क्या लिखा हुआ है, आप पढ़े।
पैराग्राफ से क्या इंट्रोडक्शन, कुछ समझ आई कि क्या कहने की कोशिश की है इसने? वही किया हुआ है ना, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन वो चीज फिगर आउट कर सकता है वो बंदा जिसने इन चीजों को पढ़ा हुआ हो। जो अननोन है, या जो से अगर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है, एक ऐसा जर्नल है जो कि पढ़ता ही नहीं है आपकी रिसर्च को, उसमें कोई पढ़ता ही, कोई वैल्यूएशन प्रोसेस ही नहीं है, इट जस्ट हैज टू सी अ piece of paper that something has been written and I have to accept it by asking $200. So he'll say, okay जी accepted, please send me $200, this is my bank account. इस तरह बहुत सारे जर्नल्स हैं, इस तरह बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज हैं, और ये पब्लिश हो जाएगा, उनकी उनकी प्रोसीडिंग्स में चला जाएगा, इंटरनेट पे ऑन हो जाएगा, लोग इसको देखेंगे, डाउनलोड भी करेंगे। और अगर ये बहुत खराब है, कुछ कम खराब वाले भी होंगे, कुछ और कम खराब वाले भी होंगे, कुछ और कम खराब वाले भी होंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली है तो खराब। ठीक है, जब वो खराब है तो जो उनकी बेस पे अपनी रिसर्च बेस करेगा, ऑटोमेटिकली खराब होगा। ऐसे ही है। तो अब देखें ये इसका ये इसकी फ्लो डायग्राम देखें जरा। Our methodology is flexible investigation, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। However, I hope my point is conveyed. ठीक है, तो point is कि जी whenever you start searching, start doing research, first of all the homework should be very strong and very based on some rigorous facts. Instead कि आप गलत डायरेक्शन में गलत तरीके से अपने काम को शुरू कर दें, so always go for the quality research papers. So quality कहाँ से आएगी, वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे भी डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कुछ पैरामीटर्स भी पूछे नहीं है, और आगे भी वो आएंगे, मैं उन पर बात भी करूंगा। So but how this is how it is. तो हमने कहा कि जी आप जो है वो we will bring out these 5 research papers and I'll discuss it कि उनकी क्वालिटी क्या है। आप अपनी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बल्कि बनाएं उसकी 5 मिनट्स की, टाइटल लिखें उस पर, और रिसर्च पेपर्स के टाइटल्स लिखें, उनकी डिटेल्स लिखें कि कहाँ पब्लिश हुए हैं, किस साल में हुए हैं, क्या पेज नंबर्स हैं। ठीक है, और उनके एक पीडीएफ फाइल साथ रखें ताकि उनको खोल के हम देख सकें कि इसमें क्या लिखा हुआ। ठीक है, ओके। अब इसमें जो दो ब्रॉड कैटेगरीज रिसर्च पेपर्स की होती है, जब हम पढ़ते हैं तो हम किताबों से पढ़ते हैं, ठीक है, या हम रिसर्च पेपर्स से पढ़ते हैं। रिसर्च पेपर्स में दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, वन इज दी जनरल कैटेगरी एंड सेकंड इज दी, जनरल मीन्स नॉट GENERAL, JOURNL, जनरल। ठीक है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है। एंड सेकंड इज द कॉन्फ्रेंस कैटेगरी। सो क्या आइडिया आपका है कि कॉन्फ्रेंस पेपर्स क्या होते हैं और जनरल पेपर्स क्या होते हैं? कोई आइडिया? चले पहले पूछता हूँ मैं शाहिद से। सॉरी, शाहिद नाम है आपका या फैसल? आप फैसल। तो क्या है कॉन्फ्रेंस पेपर और जनरल पेपर में क्या फर्क है? कभी पहले पेपर्स पढ़े आप सबने? रिसर्च पेपर्स तो पढ़े ना अब तक? आई परसीव कि आपने 8 कोर्सेज भी पढ़े हैं, तो आप सबने कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर्स अपने कोर्सेज में आपको टीचर्स दिखाए होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, तो आपको एक रफ आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए कि क्या फर्क है दो चीजों में, या कभी गौर नहीं किया? हाँ, और कॉन्फ्रेंस क्या होती है? हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब फिर भी कॉन्फ्रेंस क्या होती है और जनरल क्या होता है? हाँ, ये तो आपने उसके नाम पे बता दिया ना, तो ठीक है। तो और जी, क्या अंडरस्टैंडिंग है, जनरल पेपर क्या होता है और कॉन्फ्रेंस पेपर क्या होता है? तो उसकी वैल्यूएशन नहीं हुई होगी आपके ख्याल में?
तो फिर क्या प्रोसीजर फॉलो होता है? इसका मतलब है कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम है, या फर्क ये इवैल्यूएशन एक में होती है एक में नहीं होती? आपका ये कहना है? लाइक मैं ऐसे इधर एक कॉन्फ्रेंस खोल लेता हूँ ना, से फॉर एग्जांपल हम खोलते हैं आई ट्रिपल ई आईसीसी 2017 में जो हुई है, 16 वाली खोल लेते हैं। कोलालमपुर मलेशिया में ये कॉन्फ्रेंस होनी है। आई ट्रिपल ई आईसीसी स्टैंड्स फॉर, इस पे क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहीं बंद किया हुआ था पहले। अभी सही है? लेट मी ओपन। अच्छा, ये मैंने एक जर्नल खोला हुआ है ना, आई ट्रिपल ई ट्रांजेक्शंस ऑन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। दिस इज अ जर्नल। Transactions is a synonym for a journal. So it's a journal which publishes articles ईयरली। फर्दर उसके अंदर इश्यूज हैं और इश्यूज के अंदर से 10-12 आर्टिकल हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है वो पब्लिश होते हैं। इशू हमने कहा था ना कि हो सकता है 6 इशूज हो सकता है 4 हो सकता है 2 हो। तो हर इशू में से आप उस दौरान 200 लोगों ने अपने पेपर सबमिट किए और वो इवेल्युएट होंगे खास प्रोसीजर में। जर्नल की वैल्यूएशन ये होती है कि आप पेपर्स अपने सबमिट करते हैं। वो पेपर्स पहली बात है कि आप ये देखते हैं कि जी मेरा एरिया किस जर्नल के डोमेन में फॉल करता है। लाइक अब इस जर्नल को अगर मैं खोल के देखूं तो इसने यहाँ पे लिखा होगा कि मेरे एम्स और स्कोप क्या है। ठीक है, ये भी नीचे हो या ऊपर नीचे, इसने बताया हुआ है जी कि मैं किस किस एरिया के पेपर्स को एड्रेस करता हूँ, कौन कौन से लोग मुझे अपनी रिसर्च भेजें। ओके, तो ये बता रहा जी ओके मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल फंक्शंस सच एज रिसर्च डेवलपमेंट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अदर सेटिंग emphasis on studies carried on within an organization to help in decision making or policy formation for R&D टाइप ऑफ थिंग। इनका अपना एक स्कोप है। अब मैंने जब काम किया, कोई रिसर्च कंप्लीट की, अपना थीसिस लिख लिया, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जी मैं किसी जगह इसको पब्लिश करूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये मैंने क्या किया। थीसिस तो यूनिवर्सिटी में पब्लिश होता है, लोगों को तो नहीं पता। पेपर्स जो है वो आपको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन देते हैं कि जी आप थीसिस के अंदर से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने काम को और किसी एक सिलेक्टेड जर्नल में भेजते हैं। तो आप एम्स एंड स्कोप को चेक करते हैं। अब इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की आपकी डिग्री है तो आप जनरली इस तरह के सब जर्नल्स को सेलेक्ट करेंगे जो उस एरिया में पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं। तो आई ट्रिपल का ये जर्नल है। इस तरीके से एल्सेवियर के भी होंगे, स्प्रिंटर के भी होंगे, दावी के भी होंगे, आपके एरिया की होंगे और वो जर्नल्स भी हैं। अब आप उनमें से किसी जर्नल को सिलेक्ट करेंगे और अपना काम वहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, जब आप सबमिट करते हैं लाइक इसकी इसने लिखा हुआ है कि जी फ्रीक्वेंसी 4 की है, ये इसका फला फला डिटेल्स है सारी के क्या नाम है आपके इधर। इसका एक एडिटर इन चीफ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, राजीव सुबरवाल साहब। जनरली आजकल इंडियंस बहुत ज्यादा हैं इन एरियाज के अंदर। You'll find out that because they are working hard, they are better than us in these areas, so they are in fact gaining popularity and they are getting the key appointments around the globe. So you'll find out they are mostly or and currently there is a lot of ratio of Indians towards the top appointments in the world. So Rajiv Subrawal is the editor-in-chief of this journal. Your paper would be directed to him, and he has got a list of editors under his belt to whom he can direct the paper further. Okay, ji, this paper falls in the area of Zahid Hussain. So Mr. Zahid Hussain को वो फॉरवर्ड कर देगा जी ये पेपर आपके एरिया के, काइंडली इसको आप इवेल्युएट करें, देखिए कि काबिल है कि नहीं है। जो एडिटर्स हैं उनके अंडर पे बहुत सारे रिव्यूअर्स होते हैं। Say they may having 100 of reviewers under them to whom they can contact to get the paper reviewed. तो पेपर गया एडिटर इन चीफ के पास, उसने डायरेक्ट किया, एक एसोसिएट एडिटर असाइन कर दिया उसने। एसोसिएट एडिटर डिसीजन एडिटर इन चीफ नहीं लेना है, लेकिन वो अपनी एसोसिएशन के लिए अपनी असिस्टेंस के लिए एक और एडिटर एरिया का ले लेगा। हो सकता है इसके पास इसका अपना एरिया प्योरली इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ना हो, या आपने सप्लाई चेन का कोई काम किया हो इसका एरिया ना हो, तो ये सप्लाई चेन के बंदे को पेपर फॉरवर्ड कर देगा और कहेगा जी मुझे गाइड करें कि इसको क्या करना। वो उस पेपर को फर्दर 5 रिव्यूअर्स को भेज देगा। वो रिव्यूअर या वो एडिटर जो है ही हैज गॉट हिज ओन एक्सपर्ट्स इन दोज एरियाज। ही विल गाइड देम कि ओके जी ये मेरा पेपर एक मेरे पास आया है रिव्यू के लिए, आप पढ़िए अपने कमेंट्स कीजिए।
right? So 5 reviewers will review that paper. They will give their comments to the associate editor. Associate editor will make his own recommendations and it will forward it to the editor in chief. And then editor in chief will announce the paper is acceptable, or it is rejected, or it is acceptable with minor revisions, और it is acceptable with major revisions. Generally ये 4 decisions जो है वो जनरल लेते हैं, हर जनरल 4 decisions लेते हैं. Now if your paper is rejected, then you are asked कि इसको कब दोबारा इस पे आप रीवर्क करें, रिव्यूअर के कमेंट्स अटैच कर दिए हमने, आप इनको इम्प्रूव करें और फिर दोबारा जमा करें. अगर माइनर रिवीजन या मेजर रिवीजन है तो फिर रिव्यूअर के कमेंट्स साथ होते हैं और आपसे कहा जाता है कि इसको इनकॉर्पोरेट करें और रिवाइज्ड सबमिशन करें आप दोबारा जर्नल में, जिसमें आप इंडिकेट किया आपने कि जी मैंने फला चेंजेस कर दिए और अब ये एज पर द रिव्यूअर पॉइंट्स ठीक हो गया. सेकेंड राउंड ऑफ रिव्यू में जाएगा वो पेपर, और अगर वो आपने कमेंट्स ठीक तरीके से एड्रेस किए हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड, राइट. और जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपसे वो कहेंगे जो कि जी एक्सेप्टेबल है, हम इसका आप हमें फाइनल वर्जन भेज दें, हम इसको टाइप सेट करेंगे, मींस एज पर द जनरल पैटर्न. एक खास स्टाइल में पेपर पब्लिश होते हैं, लाइक जिस तरह लिखी हुई है टाइप सेटिंग हुई है. दिस इज अ टाइप सेट स्पेसिफिक टू एल्सेवियर जर्नल्स कि जी इस तरह से टाइटल आएगा, इस तरह से ऑथर्स आएंगे, इस तरह से बाकी एफिलिएशंस होंगी, एब्स्ट्रैक्ट इस तरह लिखा जाएगा, इस फोर्ट में लिखा जाएगा, इंट्रोडक्शन इस तरह से डबल कॉलम में होगा, ठीक है, फोर्ट ये होगा, फला फला फला. टाइप सेटिंग इसका नाम है. ये टाइप सेट करेंगे और वो इसको अपने किसी एक इशू में पब्लिश कर देंगे, ऑनलाइन पब्लिश करेंगे, और बाज़ औक़ात कुछ जर्नल हार्ड फॉर्म में पब्लिश होते हैं तो वो हार्ड कॉपी पब्लिश कर देंगे, ठीक है. एज इट इज आते हैं. अगर उनमें वो आपको उनकी जो टाइप सेटिंग टीम है वो आपको सजेस्ट जरूर करती है कि फला इंग्लिश ठीक नहीं है, इसको इस तरह कर लें, आपसे पूछेगी, उसको हम कहते हैं पेपर प्रूफ्स. वो प्रूफ्स आपको भेजते हैं, ठीक है. अगर आपने कोई किताब भी छापनी हो ना तो आप प्रूफ्स लिखते हैं और उसकी रिविजन होती है, तो वो 3-4 रिविजन होती है कि जी इसमें फला गलती है, इसको ठीक कर लें, या ऐसे छाप दें. प्राइमरी सोर्स आपको दी है, आपने बताना है कि जी इसको करें या ना करें. अल्टीमेटली वो फिर आपके रिकमेंडेशन के ऊपर जर्नल में पब्लिश हो जाएगा और उसके किसी इशू में इंक्लूड हो जाएगा, लाइक ये का एक इशू था जिसमें ये इंक्लूड हो गया और ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा, लोग इसको डाउनलोड कर सकेंगे. लेकिन ये खास क्वालिटी स्टैंडर्ड से गुजरा है. दिस इज अ जर्नल पेपर बिकॉज इट्स पब्लिश इन अ जर्नल. जर्नल जो है वो अपने इश्यूज और वॉल्यूम्स रेगुलरली इशू करते हैं और हर साल जो है वो उनके इश्यूज आ रहे हैं. कमिंग ऑन टू द कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंसेस बेसिकली होती हैं टू गेट टुगेदर नंबर ऑफ रिसर्चर्स, क्योंकि इसमें आप कोई इंटरेक्शन नहीं है आपका किसी के साथ भी. आपने अपने काम किया, कंप्लीट काम था, एक कॉम्प्रिहेंसिव काम था, आपने उसकी सारी डिटेल्स लिख के भेज दी और उसको आपने पब्लिश करा दिया. कॉन्फ्रेंसेस बेसिकली दे आर द फोरम्स वेयर रिसर्चर्स कैन मीट ईच अदर. आप किसी एक खास एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, उस एरिया के बहुत सारे रिसर्च दुनिया में है, आपसे आप कहते हैं ये कॉन्फ्रेंस कराते हैं, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड में सारे एरिया के लोग आ जाएंगे वहां पे, या कुछ ना कुछ तो आएंगे ना. तो आप जब उनके साथ बैठेंगे तो बहुत सारे कोलैबोरेटिव काम किए जा सकते हैं जो जर्नल्स में पॉसिबल नहीं है. और वहां पे ये भी लाजमी नहीं कि बहुत कोई डिटेल्ड काम किया हो आपने, छोटा सा काम किया, आपने उसका 6 पेज का पेपर लिख दिया और वो वहां चला गया, आपने उसको प्रेजेंट. अब उसका भी तरीका क्या है, वो जाएगा, जो जो कॉन्फ्रेंसेस की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इतनी परमानेंट नहीं होती. ये तो एक परमानेंट फीचर है ना, यहाँ पे लोग एम्प्लॉयड होंगे जो यही काम कर रहे हैं. कॉन्फ्रेंसेस ये है कि एक साल से अभी इनमें हुई इस्लामाबाद में, माजू ने करवाई, माजू की एक टीम टेम्पररी डिसाइड हुई, उन्होंने अपने एक कॉन्फ्रेंस चेयर बनाया, एक ट्रेजरर बनाया, एक उन्होंने वैल्यूएशन कमेटी बना ली अपनी, कुछ एडिटर्स बना लिए, कुछ रिव्यूअर्स बना लिए. पेपर्स आएंगे उनके पास, उनको वो अगेन पेपर सबमिट होंगे, वो रिव्यूज से गुजरेंगे, 3 रिव्यूज, 2 रिव्यूज, सिंगल रिव्यू, वो उनकी मर्जी है कि वो किस तरह से रिव्यूज करवा रहे हैं. रिव्यूज कराएंगे, फाइनल जो उनका एक्सेप्टेंस शेयर है वो उस पे रिव्यूज को देखेगा और उसके बेस के ऊपर पेपर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा. 2 डिसीजन होते हैं, बाइनरी डिसीजन, आइदर इट इज एक्सेप्टेड और इट इज रिजेक्टेड. देयर इज नो इम्प्रूवमेंट. आप कहते हैं जी इस तारीख तक जमा कराओ, इस तारीख तक रिव्यू होगा, आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट. काम हो जाएगा, एक्सेप्ट हो गया तो आपसे कैमरा रेडी वर्जन मांगेंगे, आप उसको इम्प्रूव करेंगे और जमा करा देंगे और वो कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स में पब्लिश हो जाता है. अब वो कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स जो है वो इंडेक्स्ड होती है, बाज़ औक़ात IEEE के थ्रू, बाज़ औक़ात ACM के थ्रू, बाज़ औक़ात एल्सेवियर के थ्रू. वो यही पब्लिशर्स हैं जो कि कॉन्फ्रेंसेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं. तो नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस, ठीक है. लेकिन वहां पे जो रिव्यू प्रोसेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है. कुछ कॉन्फ्रेंसेस बहुत टॉप क्लास हैं, वहां पे रिव्यू प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग है जो शायद जर्नल्स में भी नहीं होता. कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हैं दुनिया में, बट मोस्टली कॉन्फ्रेंसेस आर वीक एज फार एज दी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न्ड.
स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्रेंसेस अगर मुझसे आप पूछेंगे कम्युनिकेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग की, तो उनमें एक IEEE ग्लोब कॉम के नाम से कॉन्फ्रेंस है, ग्लोबल कम्युनिकेशन का शॉर्ट हैंड है, और एक कॉन्फ्रेंस IEEE ICC। दीज आर द टू टॉप क्लास कॉन्फ्रेंसेस ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की टॉप क्लास कॉन्फ्रेंस है ये। इसमें कंप्यूटर साइंस भी कवर होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कवर होता है। दे हैव अ ब्रॉड रेंज, IEEE ICC एंड ग्लोब कॉम, ग्लोबल कम्युनिकेशन ग्लोब कॉम, IEEE ICC। ठीक है, ये जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है अभी IEEE ICC की, वही है, ये कोलमपुर में मई में हुई है इस साल, पिछले साल। ठीक है, नहीं जमा नहीं हो जाएंगे, आप कॉन्फ्रेंस अनाउंस करते हैं, लोग तो काम कर रहे हैं ना, दुनिया में पैरेलल में चल रहे हैं, दुनिया में लाखों लोग काम कर रहे हैं। अब कॉन्फ्रेंसेस रेगुलर इंटरवल पे प्लान्ड होती है। अब आप जहाँ पे अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, आप उस कॉन्फ्रेंस में भेज देते हैं। ठीक है, आप ये वेट तो नहीं करेंगे कि लोग अभी मैंने 40 लोग बिठा दिए, वो पेपर लिखेंगे फिर कॉन्फ्रेंस कराऊंगा, नहीं। कॉन्फ्रेंस का स्केड्यूल तो इवन 2019-20 का भी आ चुका होगा अभी इस टाइम पे, कि इस तारीख को होनी है। दुनिया में लोग काम कर लें पैरेलल में, आप एक कॉन्फ्रेंस की रेंज में फॉल नहीं करते तो अगली कॉन्फ्रेंस की रेंज में आ जाएंगे ना। वो तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने काम को लेके चलते हैं। लाइक अभी IEEE अगर मैं देखूं तो IEEE 2017 भी शायद अनाउंस हो चुकी होगी। ये 2017 जो है, 21-25 मई 2017 को अनाउंस्ड है, ये फिक्स्ड है पेरेंट्स फ्रांस में। 18 वाली शायद अभी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अगले साल की कॉन्फ्रेंसेस पहले से पता होती है, तो इस साल की सारी कॉन्फ्रेंसेस अनाउंस्ड है। अब आप काम कर रहे हो ना अभी, अब आप हो सकता है मई से पहले कर लेते तो इस कॉन्फ्रेंस में भेज दोगे, नहीं कर सकते तो हो सकता है जून में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, आप उसको सर्च करेंगे, वहां भिजवा देंगे, जुलाई वाली, अगस्त वाली, पूरी रेंज है। तो IEEE कॉन्फ्रेंसेस से मैं अगर लिखूँ ना यहाँ पे IEEE कॉन्फ्रेंसेस स्केड्यूल, IEEE इज वन ऑफ द पब्लिशर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, अगेन ये प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करता है। तो IEEE कॉन्फ्रेंसेस स्केड्यूल, कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस, इनको देख लें। आपने खुद कोई कॉन्फ्रेंस अप्लाई करनी है तो उसकी एप्लीकेशन भी है, ऑर्गेनाइजर्स की डिटेल भी है, मतलब देयर नंबर ऑफ थिंग्स, ये सारे ऑर्गेनाइजर्स या जो पब्लिशर्स हैं ये अलाउ करते हैं कि लोग इनको एक्सेस करें, और ये उनको सपोर्ट करते हैं बेस्ड ऑन सम। अब IEEE की जो कॉन्फ्रेंस होगी वो कुछ ना कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाएगी ऑर्गेनाइजर्स के साथ। ठीक है, IEEE इनमें है तो उसने कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करना है, लेकिन ऐसी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कि इनके बगैर भी होती हैं, तो वो इतनी अच्छी नहीं होती। IEEE ACM ये टॉप क्लास कॉन्फ्रेंस सपोर्टर्स हैं या स्पॉन्सर्स हैं। सो हियर यू हैव सीन, देखिए अब ये सारी 15 जून को ये USA में कोई इनकी कॉन्फ्रेंस है, फिर ये कोई जनवरी की कॉन्फ्रेंस है, मतलब यू सी देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। साइज में भी इसमें नजर नहीं आ रहा आपको। ठीक है, तो स्केड्यूल पूरा साल का ऑलरेडी है। आप किधर फॉल करते हैं ये आपने देखना है, आपने लोगों को नहीं देखना, आपने अपने आप को देखना है कि मैं इसमें किस कॉन्फ्रेंस की डोमेन में फॉल करता हूँ। ठीक है, और आपकी तरह के हजारों लोग और भी होंगे जो उस टाइम पे अपने काम को पूरा करेंगे, तो वो उस कॉन्फ्रेंस में पेपर भेज देंगे। वो 1000-1200 लोगों का पेपर आएगा, वो इवेल्युएट होगा, उसमें से हो सकता है 100 पेपर एक्सेप्ट हो, बाकी 900 पेपर रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो किसी कॉन्फ्रेंस की जो क्वालिटी है वो डिटरमिन की जाती है उसकी एक्सेप्टेंस रेट के ऊपर। लीस्ट द एक्सेप्टेंस रेट, बेटर इज द कॉन्फ्रेंस। बस बस नहीं, ये तो वैसे इसको तो हम कहेंगे ना कि तो फिर वो इंटेग्रिटी इशू है ना। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मतलब बहुत मुश्किल है कि आपने काम किया हुआ है उसको, आप ही जानते हैं कि मैंने कैसे किया है, किस तरह से इसकी कोडिंग की है, किस तरह से इसको सिमुलेट किया है, किस तरह से हार्डवेयर में काम किया है। तो हाँ, कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा होते नहीं, ऐसा लोग अगर बहुत ही
बहुत ही दो नंबरी में सोचा जाए तो शायद, लेकिन कोई क्यों करेगा? आपने एक 6 महीने एक चीज पे काम लगाए तो आपका 6 महीने का एफर्ट है, वो एक बंदा एक पेपर पढ़ के नहीं निकाल सकता। चाहे आपने सब कुछ भी भेज दिया ना, फिर भी वो उसके अंदर से वो चीज नहीं निकाल सकता जो आपने की थी। ठीक है, अगर मैं आपको भी कहूँ ना यार कि ये मेरा काम है, सारा कुछ तुम्हें दे दूं, तो वो तुम्हारा दिल ही नहीं करेगा उसको पढ़ने का, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। हाँ ये है कि बहुत ही रेयर सिचुएशन में एक बंदा उसी एरिया में काम कर रहा है, कहीं छोटी जगह फंसा हुआ है और उसको वहां से असिस्टेंट मिल जाती है, तो शायद वो फिर ले चले। लेकिन वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं, बड़ा रेयर एक सर्कल बनता है जहाँ पे शायद कोई ऐसा बंदा फॉल करता हो। लेकिन ये प्योर दो नंबरी है, इसमें नहीं, नहीं पॉसिबल। बहुत ही, मतलब इसकी चांसेस शायद 0,0000% भी नहीं है। तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं होती इस तरह की चीज़। ठीक है जी, नमाज की ब्रेक कर लें और फिर उसके बाद हम एक छोटा सा ना वो प्रपोजल डिफेंस कराते हैं, फिर आगे चलते हैं इसके ऊपर। तो से 15 मिनट की ब्रेक कर लो, नमाज पढ़ के आ जाओ। तो 4:30 4:35 में हम फिर एक TH1 प्रेजेंटेशन करवा लेते हैं। वहां जाके सर्च कर लो, उनके सिस्टम्स पे आप जा सकते हैं, उनकी लाइब्रेरी खुली होती है। जस्ट गो एंड सिट देयर एंड डाउनलोड व्हाटएवर यू वांट। दे रहे हो? अपनी आप प्रेजेंटेशन यहाँ दे दो ना, इधर रिकॉर्ड भी हो जाएगी। जो डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं वो, उनको भी कुछ फायदा हो जाएगा। लास्ट टाइम भी एक दो प्रेजेंटेशंस हुई है तो हमने रिकॉर्ड की। ये तो यहाँ इधर क्यों नहीं आ रहा?
सर केवल मैच मतलब इसके नीचे सीधा हो जाएगा बस तो प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी ये जी सर You can learn it from there. ठीक है तो आप से My name is Mujib Patel and my topic of presentation is fingerprint identification using for mobile phones. My supervisor is Dr. Puneet Gurudji. Here is the sequence of presentation. First of all, introduction will be given and literature review and problem statement will be discussed. After that, objective and methodology will be briefly discussed. And the last of presentation, result, conclusion, and review and question and answer session will be discussed in the last. First of all, introduction. What is fingerprint image? In fingerprint image, we can see in this image, fingerprint image, this is a fingerprint image. Black lines are called ridges and white lines are called valleys. Where these black lines end, this point is called ridge valley, and where these black lines split into two lines, this point is called ridge bifurcation. Ridge bifurcation. There are so many biometric systems available in practical use to provide security in our privacy and life. Fingerprint identification has become more important topic nowadays because it is used in almost every field of life. Wherever we go, from our universities, hostels, hospitals, government agencies, banks, shopping malls, wherever we go. And this is used for identification and validation purposes. This security layer is basically adopted or being done by touching a particular sensor. But mostly people hesitate to make contact with this sensor, especially and hospitals in order to provide clear criteria and vulnerable sections. And some people will reluctant to come in front of infrared sensors for iris recognition and places assessment. In this regard, touchless acquisition of fingerprint has played a vital role. Where no contact with the fingerprint sensor is required, we can capture images from some distance. In this regard, I have done some literature review which is listed over here. First of all, enhancement and minutiae section of touchless fingerprint image. In this technique, fingerprints are enhanced from left side, right side, and front side. For this enhancement, Gabor filter and parameter properties are used. Fingerprints underline this technique produces clear values and ranges. Therefore, minutiae extraction stages becomes easier. And enhancement found in this research is better than existing techniques. Next is fingerprint enhancement using
holistic approach. Next is a Bayesian approach to fingerprint multi localization and quality assessment using adaptable templates. In this approach, localization of invariant points such as financial points is performed. Bayesian filtering is applied for density measurement and reach frequency and contrast values for financial points are calculated. Filter coefficients are used to find the score and their averages is used to find the locations of financial points and experiments are performed in the system converges. Next is fingerprint image enhancement algorithm and performance evaluation. In this algorithm, fingerprints are enhanced first by finding their mean and variance and performing normalization. After that, orientation of ridges is found and frequency of the ridges is also found. After that, filtering is performed. Gilbert filter is used for filtering and ridges and windows become clear. Malicious under code, a new representation and matching technique for fingerprint recognition. In this technique, in this matching technique, this memory is created for every financial point. And Manushi are compared on the basis of this cylinder. A cuboid is enclosed by this cylinder. Further, cuboid is divided into small cells. And the similarity between cylinders is also measured on the basis of these cuboids and cells, and similarity of fingerprint images is calculated. Involvement of students, financial points, skipping of valuable financial points, poor intelligence to handle the border problems or financial or borders and distortion on the basic problems while enhancing and matching the fingerprints. Therefore, the objective of this research is to propose a system for fingerprint enhancement and recognition for contactless acquisition of fingerprint images. Next is objective is to develop a system to match contactless fingerprint acquisition. To develop a system capable of handling constraints in contactless acquisition of fingerprint images. To design a system to get better results for contactless fingerprint identification. To achieve this objective, methodology that I am following is given over here. First of all, enhancement and then matching. Main focus of this research is matching. This methodology is given in this flowchart. First of all, acquisition of fingerprint images. Next, their enhancement and noise removal is done. After that, feature extraction is performed. Feature extraction stage is basically financial points extraction. And financial point is that point from where the black lines that I was telling in this time goes into two lines. That point is called financial point. And this ending is also called financial point. Hence, encoding database and fingerprints will be matched if the fingerprints are matched, then the person will be identified, otherwise it will be a fingerprint. First of all, acquisition for acquisition of images in mobile with good camera is required so that required images and values may be visible on the captured image. After that, enhancement is the main point. Enhancement of fingerprint is required. For enhancement, first of all, normalization is performed. For normalization, we first of all calculate the mean and variance of the image and then adjust this mean and variance according to our requirement so that we may know that
in our particular image what is new and what is varied. And this is also useful for finding the orientation and frequency of images. After that, filtering is performed. Gable filter. Gable filter the information of orientation and frequency of the digits, and Gable filtering is applied so that the image will be enhanced. Next is the feature extraction. Before feature extraction, binarization and thinning is performed. Binarization is 1 and 0 form of the image. Black line will get 0 value and white line will get 1 value. This is not binarization. And we can do it IM to BW in the MATLAB. After that, thinning BW is the MATLAB defined function. Thinning is performed and thinning will space the black line up to a single minus point. All of it. After that, minus points will be extracted and minus this will be generated. Next is the matching. Matching involves the result of two figures, matching of the result of two figures, whether they are matched or not. This matching is performed by applying a mask. This mask is basically not a translational mask. This mask is protective mask. This mask is going to change its location circularly. I can show you on MATLAB. This rotation of mask depends upon the angle of the mask. For example, this is our image. Here is the mask. Shape of mask is like that. Mask will change its location in a circular way, like arc. It will go up. Actually, this mask will be dragged on Manushya image. Manushya point. Here is Manushya point. This mask will be dragged on Manushya image. And Manushya, when we drag this mask on Manushya image, maybe Manushya point is appearing in this sector and may not appearing in this sector. And on the next level, and the next level was made on Manushya over here, and in the third level, again, there are some steps on defined angle that this mask is going to become. And Manushya points over here, and at each level, one array is created for each step. For example, this is level 1, this is level 2, this is level 3. For level 1, array is created. In particular sector, mask point, Manushya, it will be updated by 1, and if it don't
issue you want to add to that? ये यहाँ पर मैं बता रहा था ना कि इसको मनुष्य के ऊपर ड्रैग करेंगे इसको। अब इसके बाद क्या होगा कि ये मास क्या करेगा कुछ सेंटर पर रहेगा
हमारे पास ये वाला मनुष्य वन है, ये 2 है, 3 है, 4 5 6 7 7 8, ठीक है। तो ये मनुष्य ये कोड क्या करेगा, सबसे पहले इस इमेज का सेंटर फाइंड करेगा, ठीक है। सेंटर पर जाएगा तो सेंटर पर जाएगा, फिल्टर कीजिएगा स्टेज पर, ठीक है। और फिल्टर विल स्टार्ट टू फाइंड मनुष्य, ठीक है। इससे अपडेट होगा फर्स्ट है, इसको हम फर्स्ट करते हैं। इसके बाद ये करना है लेवल 2, इसमें उसको कुछ मनुष्यों का ट्रेनिंग में कुछ सेक्टर से कुछ सेक्टर में नहीं मिलेंगे, ये कैसे करने का सेक्टर है अपडेट करता रहेगा कि इस सेक्टर में मुझे मनुष्य का मिले और इधर वन और जिसमें सेक्टर में कोई काम आ रही है, तो ये अरेंजमेंट कर देगा। फिर क्या होगा, लेवल 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, सेव कर देगा। फिर क्या होगा, ये था मनुष्य वन के लिए और ये जो आगे बना है मनुष्य वन के लिए, ठीक है। अब मनुष्य ऊपर आएगा, ठीक है, उसको शिफ्ट करेगा सेंटर पे, ठीक है। सेम प्रोसीजर एक एरी बनेगा, ठीक है। इसी तरह मनुष्य की वाला आपको हुआ, ठीक है, ये मनुष्य का एक एरी बनेगा, ठीक है। इन सारे एरीज को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये काम सारा हो गया इमेज वन के लिए, 1% की वैल्यू, इसको कहते हैं जनरल मैचिंग, ठीक है। और पोस्टल मैचिंग, मतलब किसी डिफरेंट पर्सन के साथ इसको कंपेयर करना, ठीक है। तो वो भी इमेज के साथ सभी स्टेप्स फॉलो होंगे जो मैंने यूज किए, ठीक है। उसको भी इसी तरह से उसको भी हम मैट्रिक्स से ठीक है, उस मैट्रिक्स को फिर उस तरह वाले मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करना, ठीक है। और फिर स्कोर फाइंड करेंगे जो कि सिमिलरिटी डिग्री ऑफ सिमिलरिटी क्या है, 80% से 90% से 90 है, 5% से 60% से 50%। बेसिकली ये है आपका, ये जो मैचिंग है ये है आपका जी 50% मैचिंग है। हाँ जी। तो हाँ वो अगर तो डिस्टेंस लेवल तो हमारे पास यहाँ से हाँ वो एप्लीकेशन ऐसे ही नॉर्मली हम लोग ये बात करते हैं ना कि कोई भी दो पर्सन की सेम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो ये मीन्स कि आपकी जो मैचिंग आ गई वो मोस्ट प्रोबेबली मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा मीन्स कि आप 50% से अबव कंसीडर कर रहे हैं। और वैसे भी नॉर्मल परसेप्शन में गलती होती है कि आपके मैचिंग तो है ही नहीं, कहते हैं कि एग्जैक्ट मैचिंग नहीं है। आपने क्वेश्चन मैचिंग की बात यहाँ पर इस तरह से देता है, उसके डाटाबेस में पर्टिकुलर ऑफिसर की इंफॉर्मेशन बदल है, उसकी बेसिकली जो फीचर्स हैं वो उसके अंदर सेव हैं, ठीक है। अब वो फीचर्स उसके अंदर सेव हैं, अभी जो ये डेट ऑफ एड्रेस वो उसके साथ कंपेयर करेगा और बताएगा कि ये पर्सन आइडेंटिफाइड है या सेव पर्सन है, ठीक है। हमने एक दिन ऐसा किया था कि ओके करना है, दूसरे दिन ऐसा करना है, वो फिर ओके कर देगा, क्यों वो चीज के अंदर ओवरकम की है। अब देखो उसके
नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि आपके जो माइग्रेशन पॉइंट है वो डिफरेंट है। ये बेसिक वजह है कि वो अच्छा तो ये जो आप बात करें माइग्रेशन पॉइंट्स की उससे डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करना है, फिर अगर हम उसको उल्टा भी लगाते हैं तो उसको तो मतलब उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। माइग्रेशन पॉइंट होते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं ये बात क्या होती है। और वो हमारे देखिए ये जो ये है ये हमारी को ब्लड नहीं जाती है, इसका कोई एंगल है, ठीक है, वो एंगल करना है, ठीक है, इस तरह से एक ब्लॉक हम लोग बनाए करते हैं, ठीक है, उस ब्लॉक हम लोग इसका एंगल मेजर करते हैं, वो ये यहाँ से स्टार्ट होकर किस एंगल पर जाता है, फॉर एग्जाम्पल 60 पर जाता है, ठीक है। अब ये जो इमेज है इसमें किस लोकेशन पर खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 20 और 60 पर खड़ा है, ठीक है, इसका कोई एड्रेस है ना इसका, ठीक है, लोकेशन है कहाँ पर खड़ा है, उसका एंगल और उसका स्पेशल पॉइंट कहाँ पर लोकेट है वो भी ध्यान देना, ठीक है। तो जब कोई ज्यादा इस तरह इंप्रेशन देता है या इस तरह देता है तो वो लोकेशन एंगल सारी चीजों को वो उसको कंसीडर करता है और फ्रीक्वेंसी जो ऐसी होती है फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम लोग ज्यादा हो सकती है ये रिच, ठीक है, और लाइक यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक अप्लाई करेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और रिच का एज कम, ठीक है, ये करना है। इस प्लॉट को अगर फिंगरप्रिंट के लिए तो फिर शायद नाम हो सकता है, क्योंकि वो डीएनए आईरिस डिटेक्शन होती है, हाँ हो जाएगा फिर की डिस्टेंस तक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको जर्नल में देखेंगे तो वो ये सब करेंगे बहुत बढ़िया क्या
या प्रीवियसली मुझे भी हम लिटरेचर रिव्यू का पेपर का टाइटल लिखते हैं, उसके बाद जो नीचे जो होती है हम लोग उसका रेफरेंस दे सकते हैं, मैं बता सकते हैं आप क्या करेंगे। और ये हम कहीं पर भी कर सकते हैं। और एक और बात है, मैंने कहा था कि और पेपर्स का एक मैट्रिक्स बना लिया। हाँ जी, वो मैट्रिक्स जो ये कि थोड़े कम एलिमेंट होते हैं, उनका हम लोग एक मैट्रिक्स में और साथ में कॉलम में बताएं कि कितने एलिमेंट हैं, इसमें क्या कौन सी क्या क्या फायदे क्या नुकसान। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग फाइनल प्रेजेंटेशन में भी हाँ फाइनल, कर सकते हैं। आप फाइनल, अब क्या आपको प्रपोजल डिफेंस तो हो गया फाइनल। ठीक, चला जाएगा। दोनों 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 तरफ आप जा सकते हैं। आप जर्नल पे जाएंगे तो जर्नल वाला ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। कॉन्फ्रेंसेस के भी आप ले सकते हो। फिर कॉन्फ्रेंसेस कोशिश नहीं करेंगे ऐसी कॉन्फ्रेंस हो जो कि एक सीरीज में पब्लिश होती है, लाइक 34th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो हर साल उसका मतलब हो रही है। तो एक रेगुलर फीचर है, तो उसका मतलब ये कि वो एक अच्छी कॉन्फ्रेंस होगी। जो जनरली कॉन्फ्रेंसेस फर्स्ट टाइम होती है या एक दफ़ा ही होती है, वो उनका फिर वजह ये होती है कि वो इतनी पॉपुलर नहीं होती रेंज। तो जो अच्छी कॉन्फ्रेंसेस है वो हमेशा एक सीरीज में चल रही होती है। अगर आप कभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कहना मुझे फंड करना जी, मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, तो आप सबसे पहले ये पूछेंगे यार ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कितनी दफ़ा हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो सीरियसनेस है वो इससे शो होगी कि कॉन्फ्रेंस चल रही है, अरसे से चल रही है, पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से ये कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, तभी ये चल रही है। ठीक है, तो इसके अलावा जो ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जो एक दफ़ा ही होती है, या नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो इतनी पॉपुलर नहीं होती या इतनी उनको वैल्यू नहीं दी जाती। तो ये एक चीज़ है। हाँ, हाँ। नहीं, ये एक फर्जी कॉन्सेप्ट है। हम बिल्कुल कोई सेट रूल नहीं लगा सकते कि जी इतना क्लोज पेपर हो या इतना फर्क पेपर हो। रिलेटेड एरिया में काम हुआ हो, मतलब फिंगरप्रिंट्स के ऊपर ही किसी अप्रोच से काम हुआ हो और पिछले 2 से 3 साल के अंदर अगर हुआ हुआ है, तो एक जनरल आइडिया आपको देगा। तो बहुत सारे पेपर्स देखेंगे ना, लेकिन अब आप उनमें से कुछ पेपर सेलेक्ट करेंगे जो कि क्लोज है, वो आप और आपके सुपरवाइजर के दरमियान डिसीजन है कि कौन से क्लोज है, कौन से क्लोज नहीं है। कोई फिक्स लाइन नहीं लगाई जा सकती इसके ऊपर। लेकिन ये है कि जनरली एक प्रपोजल डिफेंस के लिए आप तकरीबन 15 से 20 पेपर अपने रिलेटेड एरिया में पढ़ते हैं। 15 से 20। हाँ, रिलेटेड एरिया। फिंगरप्रिंट से मुराद ये है कि फिंगरप्रिंट का काम किस तरीके से हुआ हुआ है। से फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट का काम हुआ हुआ है यूजिंग दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेपर भी आपके एरिया में फॉलो कर जाते हैं। हो सकता है वो फिंगरप्रिंट के ना हो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो, या डाटा एक्विजिशन के पेपर भी आपके रिलेटेड एरिया में फॉलो कर जाते हैं।
कि किस तरह से डाटा को एक्विजिशन की जाती है, वो भी आप पेपर्स में इंक्लूड कर सकते हो। तो जो आपका टाइटल होता है उसमें हो सकता है 3-4 कीवर्ड्स हो, ठीक है। एक ना हो, फोकस एरिया हो सकता है, अभी आपको इधर फोकस एरिया नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, ऐसे ही है। लेकिन सिर्फ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसने 3-4 काम और करने हैं, ठीक है। हाँ, तो अब एनहांसमेंट के पेपर भी ये देखेगा, इमेज रिट्रीवल के पेपर भी देखेगा, राइट। और मे बी जिस टेक्निक से कर रहा है कि वो क्या टेक्निक है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक है, हार्ड कंप्यूटिंग टेक्निक है, जीपीयू के थ्रू कर रहा है, या वो किसी न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू कर रहा है, या फजी लॉजिक के थ्रू कर रहा है, तो वो भी इसका एरिया बन जाता है। तो जब आप पेपर्स की बात करेंगे, लिटरेचर रिव्यू की बात करेंगे, अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया उन्होंने कि जब आप जो आपका टाइटल होता है उसमें 3-4 कीवर्ड्स होते हैं, एक नहीं होता। तो वो सारे के सारे एरियाज के कुछ ना कुछ आपने पढ़ना है कि अगर से इमेज एनहांसमेंट पे क्या लेटेस्ट टेक्निक है, जो आपका ये फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन है क्या लेटेस्ट तरीकाकार है, इमेज का जो डाटा आप एक्विजिशन करते हैं उसका क्या लेटेस्ट तरीकाकार है, ठीक है, किस तरह से फास्ट प्रोसेसिंग होती है। तो इस तरह से 3-4 एरियाज बन जाते हैं जो कि आपके लिटरेचर में फॉल करते हैं, और उन सबको आपको पढ़ना चाहिए, और उन सबको ही अपने पेपर्स में, अपने प्रपोजल के अंदर इंडिकेट भी करना चाहिए, डालना भी चाहिए, ठीक। आपका स्टार्टिंग पॉइंट आरएसए अगर है तो आरएसए का जो क्लासिकल पेपर है वो से शुरू करेंगे ना, कि सबसे पहले ये शमीर ने लिखा था पेपर और इस तारीख को लिखा था, इसमें ये प्रॉब्लम्स थे। फिर आप आगे चलेंगे, मे बी वो 69 में पेपर लिखा गया होगा, फिर अब आ जाएंगे जी ओके 80s में ये काम हुआ, 90s में ये काम हुआ, 2000 में ये हुआ, 15 और 16 में ये काम हुआ। तो एक फ्लो में चलेंगे आप, और फ्लो के अकॉर्डिंगली फिर आप डिसाइड करेंगे ओके जी ये सारा काम तो हो गया, इनमें मेरी नज़र में और मेरी सुपरवाइजर की नज़र में ये ड्रॉबैक्स हैं, तो मैं इसलिए अब एक नया तरीके से काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो कि इस तरीके से इस काम को करेगा। अच्छा, मास्टर्स लेवल में जरूरी नहीं कि बिल्कुल नया तरीका ही आप प्रपोज करें, मास्टर में आप रिसर्च करना सीख रहे होते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यार एक ऑलरेडी काम हुआ हुआ है, किसी ने एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, एक तरीके से एक काम को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आप उसके काम को इम्प्लीमेंट कर लें, यू टेक दैट वर्क एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। जब आप वो काम करेंगे अपनी इन्वायरमेंट में, अपने रिसोर्सेज के साथ, तो आपका काम वैसा नहीं रहेगा जो उसने किया होगा, इट विल गेट डिफरेंट एनीवे, तो दैट वुड बी योर वर्क देन। लेकिन रिसर्च पेपर से स्टार्ट करने का फायदा ये होगा कि उस पेपर के अंदर सब कुछ लिख दिया उसने, उसने कह दिया यार कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद आना है, और आपने से बीच में इधर रुकना है, इधर रुकना है, इधर रुकना है, इधर रुकना है, और एक हाईवे डिफाइन कर दिए। तो आप उस हाईवे पे चलते रहे, पेपर को देखें, उसके रिजल्ट्स को देखें, उनके बेंचमार्क्स को देखें, और उन्हीं चीजों को आप अपनी सिमुलेशन एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट करें, और रिजल्ट्स को रेप्लिकेट करें या वेरी करेंगे, आप जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं आप उनको शो करें। और जब आप उसको करना शुरू करेंगे, कुछ और पेपर्स भी साथ पढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली आप कुछ चीजें ऐड भी करेंगे, कुछ चीजें डिलीट भी करेंगे, तो आपका काम डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन उसमें आसानी क्या होगी कि आपको पता होगा यार कि मैंने इधर जाना है भाई, इस्लामाबाद से चलना है, तो मैंने डायबो के अड्डे तक पहुंचना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ओपन एंड रिसर्च करते ना, जबकि यार पता नहीं है करना क्या है, बस सुपरवाइजर से पूछूंगा कल का काम क्या है, परसों का क्या है, तरसों का क्या है, तो उस सूरत में फिर आप कभी कोई एक चीज डिफाइन नहीं कर पाते, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो रिसर्च पेपर्स होते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं, आपको एक रास्ते पे रखते हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड। उसको क्लियर करते हैं ना, फिर आप एक पेपर में अगर चीज पूरी नहीं लिखी तो आप बुक्स देखेंगे, आप कोई और रिसर्च पेपर देखेंगे, अल्टीमेटली उस पॉइंट को क्लियर करेंगे। लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप समझती हैं कि जी ये मुझे फलां एक कॉन्सेप्ट इसने डिस्कस किया हुआ है और इसमें इसने खुद अच्छा नहीं बताया हुआ, लेकिन इसने कोई रेफरेंस दिया हुआ है, तो मुझे वहां से अच्छी एक्सप्लेनेशन शायद मिल जाए, फिर जाके देखेंगे। अगर तो आपको इसी के अंदर सब कुछ मिल रहा है तो फाइन, फिर तो जरूरत नहीं है। लेकिन रेफरेंसेस का मकसद ये है कि कोई क्लैरिफिकेशन, क्योंकि रिसर्च पेपर्स में पूरी डिटेल्स नहीं लिखी जाती, वो आपको शॉर्ट बात बताएगा और कहेगा जी ये फलां जगह से पढ़ लें, या ये वहां लिखी हुई है, तो आप डिटेल अगर देखनी है तो आप उधर जाके देखें। रेफरेंसेस में बुक्स भी दी जा सकती हैं, जर्नल पेपर्स भी दिए जा सकते हैं, कोई आर्टिकल्स भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, कोई थीसिस भी रेफर किया जा सकता है। तो यू कैन ऑलवेज गो एंड फाइंड द डिटेल्स ऑन द रेफरेंसेस, प्रोवाइडेड कि आपने पहले खुद नहीं पढ़ी हुई किसी कोर्स के अंदर, किसी किताब के अंदर, फिर आप देखेंगे जाकर, तो वहां से फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये दिस इज द पॉइंट विच शुड बी केप्ट इन माइंड। आर्टिकल एक और नाम है रिसर्च पेपर का,
रिसर्च पेपर आर्टिकल्स होते हैं ना, एक कॉन्फ्रेंस पेपर एक रिसर्च आर्टिकल है, एक जर्नल पेपर भी एक रिसर्च आर्टिकल है। तो आर्टिकल मीन्स a complete document which could be a conference paper, could be a journal paper, ठीक है। देयर कुड बी आर्टिकल्स इन दी बुक्स एज वेल, बुक के अंदर भी किसी एक किताब में मल्टीपल आर्टिकल्स छप सकते हैं या मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो वो वहां पे आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल इज अ सिनोनिम फॉर रिसर्च पेपर। ओके, सो इफ वी जस्ट मेक सम ऑफ द फर्दर प्रोग्रेस इन दिस एरिया, कुछ और थोड़ी सी चीजें देखें। थक तो नहीं गए ना आप? अब एनर्जीज आर देयर। नमाज का टाइम तो एक दफे हम मेरे ख्याल में ऑफ करते हैं ना, ताकि आप नमाज पढ़े आप। Okay, so we have the say if we consider this circle as the all of the human knowledge. So in fact, once we do the basic schooling, so we may cover up a small portion of world knowledge which is available to us. We proceed further and go for the maybe high school information. तो हमारे पास कुछ information extra आ जाती है। और once we move forward and go towards the bachelors and bachelors में specialties जब कुछ करते हैं, तो जैसे आपने इंजीनियरिंग की, आपने इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है, या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, या आपने सीएस में जो है वो कोई एक डिसिप्लिन जो है नेटवर्क साइड पे स्पेशलिटी ले ली, तो आप उस एरिया में कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ जाते हैं, बट स्टिल यू हैव गॉट नॉट मच ऑफ नॉलेज ऑफ द इंटायर ग्लोब या जो दुनिया में हो रहा है। फर्दर इफ यू गो टुवर्ड्स द मास्टर्स, right, so masters would deepen your specialty and you will go towards some specific area, उस एरिया में आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है and you are better than the other people later on once you go and do study towards your PhDs। तो PhD का जो लिटरेचर सर्वे होता है वो आपको एज ऑफ नॉलेज पे ले जाता है, लेकिन उस एरिया के अंदर जिसपे आप काम कर रहे हैं कि क्या लेटेस्ट काम, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स you go towards the best work in that area if you are working towards a PhD topic, and then what you do, you try to push this boundary for a couple of years, right? The boundary, if you focus on the boundary, you keep pushing this boundary for a few years and ultimately you get some achievement, and this achievement is, although in the context of the world knowledge, very small, but if you look at it in its own perspectives, then it's really big, and that gives you a PhD जब आप PhD की रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। So you see the PhD is, where is PhD? So it's sitting like a dot, but अगर उसको आप zoom out करेंगे तो it's really a big thing which somebody has done, right? तो जो अब तक हमने बात की इस पे उसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिसर्च है बेसिकली एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और कुछ रिजल्ट्स को कंपाइल करके डिस्कस इट विद द पीपल इन द एरिया ताकि उनको भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे। सो इनफैक्ट ये वही सेम डेफिनेशन है, आई वोंट गो थ्रू इट अगेन। सो इनफैक्ट रिसर्च जो है इज नॉट इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वो जो information gathering है, that is the starting point of research, because it's not adding any new knowledge to the community, you are just getting the information from the various people who have done it, and neither it's the transportation of facts कि आपने एक source की कोई information किसी और source के ऊपर apply कर दी, that is also not a research। लेकिन एक और चीज जो हमें माननी चाहिए वो ये है कि there is in fact status quo, आप कोई नया काम हर वक्त नहीं कर रहे होते, बल्कि आप किसी एक काम को नए पैराए में बयान कर रहे होते हैं। दुनिया में जो रिसर्च हो रही है उसमें 100 में से 99 काम जो है उसी काम को रिवर्क कर रहे हैं, रीडेफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें होनी चाहिए कि हर चीज नई भी नहीं है, लेकिन उसका एक नया अंदाज़े बयान है जिसको हम लेके चल रहे होते हैं। सो अगर हम डिफरेंट रीजंस के ऊपर गौर करें तो रीजन रिसर्च करने की बहुत सारी हो सकती है, लाइक आप कभी इंटरेस्ट के लिए भी काम करते हैं, कभी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी रिसर्च करते हैं, शोहरत के लिए भी करते हैं। मोस्टली वी डू इट फॉर द हायर क्वालिफिकेशन, टू फिल द गैप्स, साइंस के लिए, नंबर ऑफ रीजंस कुड बी देयर, बट द मोस्ट फंडामेंटल रीजन फॉर डूइंग रिसर्च इज इन फैक्ट you want to bring more jobs, because it brings more jobs into the area। और वो कैसे करता है? क्योंकि रिसर्च में जब आप रिसर्च करेंगे तो यू विल गो टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ दैट फाइंडिंग, इसको मैं डेवलप करूं। इफ आई कैन, अगर एक काम जो है लिखने के मुकाबले में प्रिंटिंग आसान है तो प्रिंटिंग को हमें प्रिंटर को लेकर आना चाहिए, तो वी विल डेवलप दैट प्रिंटर, राइट? एंड वंस वी डू द डेवलपमेंट,
it will ask for the investment and further innovation in that area. और जब इनोवेशन करेंगे आप, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो नई प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगी, नई प्रैक्टिसेस होंगी. Those new practices will get the consumer pleasure, and this way they will buy the product. So your product, once it would be sold out, the profits would increase. Investment बढ़ जाएगी इस सूरत में, ज़्यादा profits के चक्करों में. So you'll be getting more jobs, more goods, and higher gross national profit. Ultimately, this will further lead to research. So it's a cycle which will continue. और अल्टीमेट एम इसका ये है कि आप ज़्यादा वैकेंसीज दुनिया में क्रिएट करते चले जाएं और लोग उसमें एम्प्लॉय होते चले जाएं. ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज. अभी जो मैंने आपको आज काम दिए हैं उनको ज़रा कीजिए, और कुछ ये सेल्फ स्टडी टाइप कुछ स्लाइड्स में आगे डालूंगा, लाइक डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है. सो डिस्कवरी समथिंग जो कि पहले अवेलेबल ना हो, इनफैक्ट अवेलेबल हो उसको आप डिस्कवर करें. इन्वेंशन वो चीज़ है जो कि पहले अवेलेबल ना हो. तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इनको आप पढ़ लीजिएगा. पर्पस ऑफ रिसर्च भी, रिसर्च रीजनिंग. रीजनिंग में एक बात जो हम जब रिसर्च करते हैं तो हमने बेसिकली डेटा के ऊपर बेस करके कुछ चीज़ डिस्क्राइब करनी होती है. एंड इंसान जो है एज अ ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑलवेज गुड इन दी पॉजिटिव रीजनिंग. हम कभी भी नेगेटिव रीजनिंग में अच्छे नहीं होते. ठीक है, लाइक एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें फिनोमेना है, इसको हम वेसन कार्ड्स कहते हैं. लाइक ये एक कॉन्सेप्ट है वेसन कार्ड्स का, तो पढ़िएगा भी कि if a card has a vowel on one side, it has an even number on the other side. Vowel on one side, then it has an even number on the other side. So how can you verify this? Or in other words, how many cards do you need to turn over to find out, and which cards? Say ये 4 cards आपके पास अवेलेबल हैं और आपसे कहा जाए कि जी अगर एक साइड पे वॉवल नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे एक इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, बताएं आप. So this has got number of answers जिसके ऊपर आप जवाब दे सकते हैं. आप कह सकते हो कि जी मैं इसमें से ये 4 कार्ड्स हैं, आपने चेक करना है, कंफर्म करना है वॉवल इसमें कौन कौन से हैं. ई है ना, तो आप ई को घुमा के देखेंगे, मैं एक कार्ड में देख लेता हूँ, अगर उसके पीछे इवन नंबर होगा तो मैं कह दूंगा ठीक है, नहीं तो नहीं है. ये तो सीधी सी पॉजिटिव रीजनिंग है ना कि यहाँ ये होगा, लेकिन इसमें एक चीज छुप गई है. हो सकता है के पीछे भी इवन नंबर हो, ठीक है, या हो सकता है कि 4 के पीछे जो है वो एक वॉवल हो. तो अब वो जो नेगेटिव रीजनिंग छुपी हुई है वो उसमें हम वी आर नेवर गुड. तो जो हमारी पॉलिशिंग होती है इंसान की रिसर्च में वो यही होती है कि आपने वो जो छुपी हुई रीजंस हैं, एक तो बड़ी सामने वाजे है जिसको आपने लेके चलना है, और एक जो चीज छुपी हुई है उसको आप किस तरीके से डिस्कवर करेंगे अपने एरिया के अंदर से, एंड दैट इज द नेगेटिव रीजनिंग. और वो इससे बड़ी क्लियर एक्सप्लेन होती है. आप इस पर जरा सोचिएगा भी, कीजिएगा भी कैसे. अभी मैंने आपको पूरा जवाब नहीं दिया, 4 कार्ड्स हैं, आपने ये आंसर देना है इस सवाल का जो यहाँ लिखा हुआ है. कैसे देंगे आप? आई विल आस्क यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, यहाँ तक स्लाइड छोड़ दूंगा मैं, आगे आपने मुझे जवाब देना है सोच के. देखिए इंटरनेट के ऊपर चीजें अवेलेबल होंगी. ठीक है, तो वी कीप इट टिल दिस पॉइंट और विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. और आपने जो काम करके आना है, मैंने कहा है कि शॉर्ट सी अपनी एक 1 पेजर प्रेजेंटेशन, एक स्लाइड बना के लाएं, उसमें अपना टॉपिक और अपने सुपरवाइजर का नाम और रिसर्च के जो आपके 5 आर्टिकल्स हैं वो आपने मेंशन करने. ठीक है, और उनकी पीडीएफ वर्जन साथ लेकर आने. तो आई मे आस्क यू कि जरा सामने आज ये शो करें क्या है और इसको लेके आगे चलेंगे. ठीक है, कोई क्वेश्चन आंसर आपका है अभी तक तो पूछे मुझसे. एनीथिंग, एनी डाउट, कोई चीज समझ ना आई हो? ये मैं ईमेल कर दूंगा सजाद को. आपका ईमेल आईडी मेरे पास है. आई ईमेल ऑल दिस एज वेल एज वीडियो लिंक जो इसका है वो भी मैं आपको भेज दूंगा. तो आपने करना ये है कि जो और लोग भी हैं उनके भी ईमेल आईडीज कलेक्ट कर लो और सबको ये लेक्चर फिर आप ट्रांसमिट करो. आपको ऐसे कोई आर्टिकल्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको डाउनलोड करके भेज दूंगा. ठीक है, उसका एक तरीका ये भी है कि आप HEC की डिजिटल लाइब्रेरी में चले जाओ. HEC के सेटअप में I9 में H9 में, तो वहाँ उनकी लाइब्रेरी पूरी बनी हुई है, स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई है. अपना कार्ड दिखाएं आप अपनी यूनिवर्सिटी का, अंदर जाके बैठ जाए, जो डाउनलोड करना आप डाउनलोड करें. थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये कि तालीम तो, नॉलेज तो ऐसे ही मिलती है, जाना पड़े तो चीन जाए आप. तो और एक और तरीका ये भी कि आप खुद मेंबरशिप ले सकते हो. IEEE की मेंबरशिप $15 साल की है. $15 भी 1000 रुपये शायद मुश्किल से. तो क्या हम तो एक दफा जाएं तो जूतों के ऊपर 4000 5000 खर्च कर देते हैं.
तो अगर एक तालीम के लिए कुछ मेंबरशिप लेनी पड़े तो कोई बुराई नहीं है, वो भी आप खर्च कर सकते हो। तो ऑनलाइन है और मुश्किल नहीं है चीज़। ठीक है, फिर इन सर्च इंजन में बहुत सारे ओपन एक्सेस आर्टिकल्स भी हैं, वो आप जनरली उसमें आप गौर नहीं करते होगे। एक टिक होता है, आप उसको ओपन एक्सेस को टिक कर दें तो आपको वो आर्टिकल्स शो करेगा जो डाउनलोड हो सकते हैं, तो वहां से भी आप ले लिख सकते हो। फिर कुछ ऑथर्स को अप्रोच कर सकते हैं आप डायरेक्ट के जी, ओके जी मुझे पेपर चाहिए आपका, मैंने पढ़ा है मुझे मिल नहीं रहा, वो आप ऑथर्स खुद मेल कर देते हैं, वो तरीका भी है। तो ये तो अब आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी मुझे। हाँ, गुड क्वेश्चन। रिसर्च पे कोई खास एक फिक्स टाइमलाइन नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। हो सकता है एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, बहुत ही जीनियस बंदा, लेकिन वो पीएचडी नहीं कर पाएगा अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है। रिसर्च में द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज कंसिस्टेंसी। इंतहाई एक नैला आदमी जो है वो पीएचडी कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर वो रोजाना डेली बेसिस पे 15 मिनट भी दे रहा है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, अब वो उसकी अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसको कितना टाइम देना चाहिए। But if he is giving daily basis पे, he is consistently giving some time to his research, his or her research, he and she will do his research in any way. ठीक है, तो अब if I tell you of नंबर कि कितना टाइम देना है, तो वो अब डिपेंडेंट होगा आपके ऊपर और मेरे ऊपर। हो सकता है मैं आधा घंटा मुझे चाहिए हो अपने काम को करने के लिए, हो सकता है आपको घंटा चाहिए हो। ठीक है, तो लेकिन ये कि डेली बेसिस पे आप जब टाइम देंगे, अब वो क्या होता है कि जब आप टाइम देना शुरू करते हैं ना, तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, और हो सकता है एक दिन आपने आधा घंटा दिया, अगले दिन आप हो सकता है उस इंटरेस्ट की वजह से घंटा देते हैं, 2 घंटे देते हैं, वो फिर आपकी डेवलपमेंट होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप टाइम नहीं देंगे, फिर आप बिल्कुल ही आपकी रिसर्च डाई डाउन हो जाएगी। तो डेली बेसिस पे आप कहें जी कि 6 से 7 तक मैंने बैठना है, चाहे मैं कुछ करूं ना करूं, जो भी मैं देखूंगा रिसर्च से रिलेटेड देखूंगा, पढ़ूंगा थोड़ा सा हो सकता है चाहे भी मैं बैठ के, लेकिन ये कि यही काम करूंगा। तो इन दिस वे यू विल ग्रो ऑन ईच डे। आप ऑब्जर्व करेंगे कि हर अगले दिन जब आप बैठेंगे तो आप पहले से अच्छे होंगे। ठीक है, और कोशिश ये करेंगे जो आप पढ़ें उसका एक रिकॉर्ड रखें। रिकॉर्ड मीन्स कि आपने आज अगर 4 पेपर्स पढ़े हैं तो एक जगह लिख लेंगे जी मैंने ये 4 पेपर्स आज पढ़े। उसका फायदा ये होता है कि आज से 6 महीने बाद आपको कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे आप सोचेंगे यार कि मैंने कहीं पढ़ी थी, लेकिन वो आपको उस वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ उस चीज़ का। अगर रिकॉर्ड रखा होगा तो आप अपने एनल्स खोलेंगे, देखें हाँ यार ये मैंने जो है ना 2 जनवरी को 2 फरवरी को ये फलां पेपर मैंने पढ़ा था, यही था वो पेपर जिसमें ये चीज़ डिस्कस हुई थी। यू विल जस्ट गो एंड गेट दैट पेपर आउट। ठीक है, या फलां थीसिस आउट। सो इट्स अ गुड हैबिट टू कीप रिकॉर्ड एंड टू कीप कंसिस्टेंसी इन योर वर्किंग। डेली बेसिस पे लाजमी, आई वॉन्ट से कि आप अभी घंटा दें, आप 10 मिनट दें, लेकिन 10 मिनट रोजाना दें जरूर। 10 मिनट के लिए आप अलग हो जाएं बाकी कामों से और बैठ के सिर्फ यही काम करें। ठीक है, नेक्स्ट डे भी दें, अगले दिन भी दें। तो डेली बेसिस पे अगर आप टाइम दे रहे हैं तो मैं रिपीट माई वर्क, आप इजीली अपना चाहे एमएस कर रहे हैं चाहे पीएचडी कर रहे हैं, हो जाएगा। सिर्फ वो लोग फ्लॉप होते हैं जो टाइम नहीं देते या टाइम हैपजर्ड देते हैं। 1 महीने खोला, फिर 2 महीने गायब हो गए, फिर 15 दिन खोला, फिर 10 दिन गायब हो गए, तो फिर नहीं चीज बनती, फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, और कोई चीज? मेरी जानी तो आपकी मर्जी है, आप सॉफ्ट में लें हार्ड में लें, आप जिस तरह आसानी से पढ़ सकते हैं। मुझसे मुझे कह रहे हो कि मैं तो तो मैं तो सॉफ्ट में देखूंगा ना, जारी बात है, हार्ड में क्या करूंगा मैं? सॉफ्ट में शो करोगे आप। मैं समझा कि आप कह रहे हो मैं अपने पढ़ने के लिए हार्ड में लूं या सॉफ्ट में लूं, वो तो आपकी चॉइस है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? एनीथिंग एल्स? नथिंग?